देखिए आईआईटी जेम पेपर 2021 2022 आपके 31 to 55 क्वेश्चन। आईआईटी जेम 2022 ये रह गया था, 2021 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हो गया है, 2022 का भी हो गया है, और 2022 का ये वाला है, 2023 का हो गया है। 3 पेपर अच्छे से कर लेना, कर लोगे? उसके बाद देखिए पहला सवाल, अब ध्यान से पढ़ लो सवालों को। सवाल देखिए, कंसीडर दैट 2 into 2 मैट्रिक्स फिर ए बी ग्रेटर देन 0 देन एम क्या है, आपको ये पूछा है। हाँ, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर देखिए तो पहला सवाल, कंसीडर द 2 into 2 मैट्रिक्स, ये आपको दिया हुआ है, एम इज ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपको ये पूछा है। पहली बात तो ये होता है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपका यहाँ पर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होना जरूरी है। ये देखिए, ये तो एक इनिशियल कंडीशन है, ये तो एक क्या है, इनिशियल कंडीशन है। इसके बेसिस के ऊपर कई बार सवाल होते भी नहीं, ये ध्यान रखना। मैं तो ऐसे कहता हूँ कि ये कर लिया करो आप। देखिए, एक सर्किल बना लिया करो, एक सर्किल बना लिया करो, जैसे मैंने सर्किल बना लिया, और ये इसकी रियल एक्सिस है, ये इसकी क्या है, रियल एक्सिस है, ये इसकी क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस है, और ये इसका लेमडा बराबर मोड ऑफ लेमडा इक्वल टू 1 बराबर इसका, ठीक है, इसका क्या है, इसका क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पर देखो, इस लाइन के ऊपर जो लाई करते हैं, एक तो सिमेट्रिक करता है, एक क्या करता है, सिमेट्रिक करता है, और एक क्या करता है, हर्मिशियन करता है। एक क्या करता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स करता है। और इस एक्सिस पे जो लाई करते हैं, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर, वो क्या करते हैं, एंटी हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन, एंटी हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन, और एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक क्या, ये पक्का सवाल आता है इनका, एंटी सिमेट्रिक। और इससे के ऊपर जो लाई करते हैं, एक तो ऑर्थोगोनल करता है, और एक है यूनिटरी करता है। एक क्या करता है, यूनिटरी करता है। अब देखो, पहली जो चैप्टर है वो याद ही हो गया आपको, नॉर्मल चीजें तो वैसे ही आती हैं, ये अगर आपको याद है तो सब हो जाएगा। अब एक चीज का ध्यान रखना, जीरो प्योर इमेजनरी में भी आता है, इसमें आता है, प्योर इमेजनरी में भी आता है, ये ध्यान रखना, और रियल में भी आता है। रियल किस में होता है, रियल में भी गिना जाता है, और प्योर इमेजनरी में भी आता है, ये ध्यान रखना, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर एम इज ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो यहाँ पर अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो आ रहा है, पहली बात तो ठीक है, लेकिन कई बार इसकी आइगन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसकी आइगन वैल्यू अगर निकालता हूं तो लेमडा का वैल्यू जो आएंगी, क्या आएगा, एम इज ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो लेमडा का वैल्यू क्या आया। देखिए, अगर मैं इसका लेमडा का वैल्यू अगर निकालूं, यहाँ पर देखिए, लेमडा बराबर, लेमडा इक्वल टू बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 2 आएगा, आएगा ना, 2 आएगा इसका। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये कह रहा है, पहले एक बार आगे चलते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए तो हो रहा है ना, ठीक है, फिर आगे देखेंगे इसका, वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ एम इज ग्रेटर देन बी, एक इसकी, जैसे पहले इसका ट्रेस भी पता कर लो एक बार, का ट्रेस भी पता कर लेते हैं, क्योंकि इतना अच्छा सवाल है। ट्रेस इसका बी आएगा, और इसकी आइगन वैल्यू क्या आ रही है, आइगन वैल्यू ये आ रही है ना, +4 आ रहा है। चलिए, हाँ, बी स्क्वायर +4a स्क्वायर, तूने प्लस क्यों नहीं कर रखा, हाँ, बी स्क्वायर +4a स्क्वायर आ रहा है क्या, हाँ। अब देखिए यहाँ पर, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या क्या आई है, और एक इसका देखिए बच्चों, डिटर्मिनेंट देखिए कितना आ रहा है, -a स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, लॉजिक तो यही है। अब यहाँ पर देखो कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, -a स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो देखो, वन ऑफ द आइगन वैल्यू एम इज ग्रेटर देन बी, एक इसकी आइगन वैल्यू क्या बता रहा है,
ग्रेटर देन बी बता रहा है, ठीक है। ग्रेटर देन बी होने से क्या होगा, क्या हो रहा है, बी के अंदर कुछ ऐड हो रहा है। ये वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ एम इज नेगेटिव, एक ये करते हैं पहले, वन ऑफ द आइगन वैल्यू नेगेटिव तो होगा इसका, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू इज एम बी, बी बोल रहा है, ये गलत हो जाएगा, अरे हो गया ना गलत, ये हो जाएगा, वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ एम इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। ग्रेटर देन बी का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर अगर लेमडा का वैल्यू यहाँ पर आया बी प्लस माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a² का रूट डिवाइडेड बाई 2, एक आया लेमडा बराबर बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4a² डिवाइडेड बाई कितना है 2, एक के अंदर देखो बी प्लस हो रहा है, ठीक है, जो भी आए। अब यहाँ पर ए का वैल्यू 0 तो होने से रहा, ए का वैल्यू 0 तो है नहीं, ठीक है, ए नहीं है तो बी प्लस हो रहा है, तो वन ऑफ द आइगन वैल्यू इसका क्या आ रहा है, ग्रेटर देन बी भी आ रहा है, ठीक है। इसके दो ऑप्शन सही हो गए, बी और सी। एम इज ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए तो हो रहा है, बाकी अगर इसका आइगन वैल्यू देखो, मैंने बताया ना पहले ही, कई बार आप एक लाइन में मत चले जाना, ये इसकी क्या नाम है जो भी है वैल्यू, तो यहां से आप देखो इसका वैल्यू, देखो बी स्क्वायर प्लस 4a², इसकी आइगन वैल्यू रियल आ रही है, इमेजिनरी आ नहीं रही है, ठीक है, इसलिए ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए के ऊपर मत चले जाना, ठीक है, कभी कभार गलती से भी, समझ में आया मेरी बात को, कभी आप जैसे हो गया और फिर पता चलेगा कि वहां पर ऐसा नहीं है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी कोई भी आइगन वैल्यू प्लस में आ नहीं रही है, तो इसका मतलब ये क्या नहीं हो रहा है, इमेजिनरी नहीं हो रहा है, ठीक है। और अपन ने पहले भी बोला है, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि इसकी क्या होना चाहिए, रियल होनी चाहिए। अच्छा एक एक बात और पूछूं आपसे, एक बात और पूछूं, आप ये मतलब समझते हो क्या, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी, अभी भी एक चीज का ध्यान रखना, आइगन वैल्यू है ना, कई बच्चे ऐसे भी सोचते हैं, ऐसे होंगे कई बच्चे की मोड ऑफ लेमडा इक्वल टू 1 है, मोड ऑफ लेमडा इक्वल टू 1 है, मोड ऑफ लेमडा का मतलब ये भी हो सकता है 1 प्लस आइटा रूट 3 बाई डिवाइडेड बाई एनी वन 4 आ गया, ठीक है, ये यूनिटरी की और ऑर्थोगोनल की आ सकती है वैल्यू, समझ आगे मेरी बात को, इस तरीके से मतलब उसका मोड 1 आना चाहिए, ये ध्यान रखना है, क्या होना चाहिए, उसका मोड 1 आना चाहिए। कई बार बच्चे ऐसे सोचते हैं इसकी तो आइगन वैल्यू प्लस माइनस 1 आनी चाहिए, प्लस माइनस 1 नहीं है, मोड 1 आना चाहिए, इसलिए ये क्या करते हैं सरकमफेरेंस के ऊपर ये क्या करते हैं लाई करते हैं। अब बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सबको अच्छे से। अब देखिए दोबारा से एक बार, वंस मोर, कंसीडर दैट 2 into 2 मैट्रिक्स है, आपको दे रखा है, कई बार इस बात पे सीधे मत चले जाना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या होता है, अगर ये जैसे कुछ बच्चों ने माइनस कर रखा था, सब कुछ माइनस है स्क्वायर, तब तो ये सही था, तो हो जाता, तब तो ये क्या आता, आइटा में आती वैल्यू, ये अगर बड़ा होने से, समझ में आ गया मेरी बात को, आइटा में आती कि नहीं आती, तो ये इमेजनरी हो जाता, ठीक है, तो इसलिए सही हुआ क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है, ठीक है, हो गया ये वाला सवाल, कर लेना अच्छे से, कॉपी में लिख लिया करो ऐसे, ये डायग्राम बना लिया करो, बहुत इंटेलिजेंट हो। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये कॉम्पटन स्कैटरिंग का है, इन द कॉम्पटन स्कैटरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बाय फोटॉन्स इंसिडेंट विथ वेवलेंथ लेमडा, तो पहले तो सिंपल लिख लो डेल्टा लेमडा इक्वल टू लेमडा सी और 1 माइनस कोस पाई होता है, 1 माइनस कोस पाई होता है ना, ठीक है, और इसको एच अपॉन एम नॉट सी भी बोले, ये भी कई बार पूछा गया है, 1 माइनस कोस पाई स्क्वायर होता है, क्या होता है, यही होता है। अब यहाँ पर देखिए पहली बात तो डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा का जो वैल्यू होगा इंडिपेंडेंट ऑफ लेमडा होगा, देखो इन द कॉम्पटन स्कैटरिंग ऑफ बाय फोटॉन्स इंसिडेंट विद वेवलेंथ, इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ कह रहा है ये, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ होगा, बिल्कुल सही बात है, डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी और 1 अपॉन लेमडा, ये लेमडा पे निर्भर करेगा, मतलब डिपेंड करेगा, ठीक है, डेल्टा लेमडा इज ए लेम इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेमडा, लेमडा सी नहीं बोला मैंने, लेमडा सी कर लिया, ठीक है, कॉम्पटन वेवलेंथ, ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ लेमडा, ठीक है, तो डिपेंड ऑन लेमडा होगा पहला। दूसरा देखो डेल्टा लेमडा इज इंक्रीजेज विथ डिक्रीजिंग लेमडा,
देखो अगर अपन लेमडा को इंक्रीज करेंगे, डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा इंक्रीजेज विथ डिक्रीजिंग लेमडा, सही है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देयर इज नो चेंज इन फोटॉन्स वेवलेंथ फॉर द होल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द फोटोन, देयर इज नो चेंज इन द फोटॉन्स वेवलेंथ फॉर ऑल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ फोटॉन्स, कि वेवलेंथ के अंदर कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है, आता है ना, ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि आप फाई बराबर 0 डिग्री 180 डिग्री कर लो, एक में डबल हो जाएगा, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर अगला कह रहा है कि डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, अगर मैं फाई को अगर इंक्रीज करूं, ठीक है, तो ये इंक्रीज होगा, इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है, सही बात कह रहा है ये, समझ में आ गया मेरी बात को, तो ये सही हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देख लो कोस फाई, क्योंकि ये वन में से कुछ घटेगा, ये नंबर वन में से क्या होगा, कुछ घटेगा, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, कर लोगे क्या, ठीक है। द फिगर शोज ए, अब देखो यहाँ पर ट्रिक लिख लेना भाई दोबारा से, देखो जब भी कभी द फिगर शोज ए सेक्शन ऑफ हिज बाउंड्री, ये तो ठीक है, लिक्विड वाटर पीटी प्लेन दे रखा है और आपको कुछ बातें बतानी है, देखो नोट दे के लिख लेना भाई इन सब चीजों के अंदर, ठीक है, लिखना लिक्विड टू वेपर ट्रांजिशन, देखो ट्रिक फर्स्ट, लिक्विड टू वेपर ट्रांजिशन जब भी होता है, वो कौन सा होता है, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होता है, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होता है, एक बात तो ये लिख लेना। और फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के अंदर क्या क्या सेम रहता है, इसका मतलब यहाँ पर लेटेंट हीट इन्वॉल्व नहीं हुई है, दैट इज लेटेंट हीट, लेटेंट हीट इन्वॉल्व हुई है, सॉरी इन्वॉल्व, लेटेंट हीट इन्वॉल्व है, लेटेंट हीट इन्वॉल्व है, तो टेम्परेचर और प्रेशर और म्यू आर सेम फॉर बोथ द फेजेस, तो देन टेम्परेचर प्रेशर एंड केमिकल पोटेंशियल म्यू आर सेम, आर सेम फॉर बोथ फेजेस, फॉर बोथ फेजेस, फॉर बोथ फेजेस, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, आपका क्या रहेगा, P1 बराबर T2 रहेगा, P1 बराबर P2 रहेगा और म्यू 1 बराबर म्यू 2 रहेगा, एक बात तो ये बात हो, समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए दूसरा है क्रिटिकल पॉइंट के लिए अगर आप बात करें तो, ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ लिख देता हूँ फॉर क्रिटिकल पॉइंट, अगर अपन क्रिटिकल पॉइंट के लिए बात करें तो इसका मतलब लेटेंट हीट क्या नहीं हुआ है, इन्वॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है, लेटेंट हीट, अब देखिए यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट के लिए अगर मैं बात लिखूं यहाँ पर, तो आप लिख लेना लेटेंट हीट डज नॉट इन्वॉल्व, लेटेंट हीट डज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इट इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, इट इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन, ये फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया T1 P1 और म्यू 1 म्यू 2 दोनों ये सब क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे, ठीक है, इसका मतलब ये होगा T1 नॉट इक्वल टू T2 और P1 नॉट इक्वल टू P2 और म्यू 1 नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू 2, ये हो जाएगा। अब देख लो, ठीक है, एक तो ये होता है, और लेकिन क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम क्या होता है, बराबर होता है, बट एट क्रिटिकल पॉइंट, बट एट क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, V1 बराबर भी, ये बात लिख लोगे तो आपको शायद इस तरीके का सवाल कभी गलत नहीं होगा,
ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को, ये लिख लो। तो इसका मतलब ये हो गया कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। एक तो देखो पहला हो जाएगा μ1 और μ2 अलोंग ए बी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये किसकी बात कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की बातें कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर μ1 बराबर μ2 होगा, एक क्या हो जाएगा, S1 बराबर कितना हो जाएगा, S2 हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, कोई बोल ही नहीं रहा, नहीं होगा। ठीक है, सॉरी नहीं होगा। V1 बराबर कितना हो जाएगा, V2 क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, अब की बार ये बात बोल दी, एट क्रिटिकल पॉइंट, V1 बराबर V2 एट क्रिटिकल पॉइंट। अदरवाइज क्या होता है, ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट नहीं बोलता तो, ठीक है, ये क्या नहीं रहता है। अब देखो अलोंग ए बी, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर अगर फेज ट्रांजिशन होता है तो नोट इक्वल होते हैं ये। ठीक है, और ये क्या बोल रखा है, वेलोसिटी है कि वॉल्यूम है, अच्छा वॉल्यूम ही है। तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, V2 अलोंग ए बी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं है, आ गया क्या, ठीक है। देखो दोबारा देख देख लो ध्यान से, ये फेज ट्रांजिशन है। ठीक है, ये बात कर रहा है किसकी, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की बातें कर रहा है। तो μ1 फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के अंदर μ1 और μ2 बराबर होंगे, पहली बात तो इसलिए सही हो गया। P1 P2 T1 T2 बराबर नहीं होगी, जो कि यहाँ तक बात बोली नहीं है। एक बात ये होगी, देखो V1 वॉल्यूम बराबर होते हैं, अलोंग ए बी बराबर नहीं होते हैं, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को, आप इससे ही याद रख लिया करो। ठीक है, कि वेपर और लिक्विड का वैसे ही याद रख सकते हो, वॉल्यूम बराबर नहीं होते। ठीक है, वॉल्यूम बराबर नहीं होते तो एंट्रोपी भी क्या नहीं होगी, बराबर नहीं होगी। ठीक है, डिसऑर्डर तो हमेशा ही रहता है। ठीक है, अगर ट्रांजिशन ही अलाउ कर दिया तो, अरे बोलो। ठीक है, और V1 बराबर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V1 बराबर V2 क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समझ में आ गया क्या यहाँ तक, ठीक है। अगला सवाल देखिए कि ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक विथ टाइम पीरियड t, डिनोट द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल। देखो दो पहले दो बातें लिख लिया करो इसके ऊपर। देखिए यहाँ पर अक्स बराबर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करता है, तो अक्स बराबर जे साइन ओमेगा नोट टी प्लस फाइव होता है। बी बराबर कितना होता है, ओमेगा नोट अंडर रूट ऑफ कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और ए बराबर कितना होता है, माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इंटू एक्स होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ से। एफ बराबर कितना होता है, माइनस के एक्स होता है। ये बातें लिख लो। और ये टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता ही है। इस तरीके की अगर बातें लोगे तो सवाल हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन तो वैसे ही बोल रहा है, ये लिख ली बातें। ये लिखने के बाद देखो ए टी अपॉन एक्स डज नॉट चेंज विद टाइम। देखो ए ये रहा, और अपॉन एक्स इंटू टी बराबर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स इंटू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये इस तरीके का हो गया ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको पता ही है ओमेगा नोट बराबर कितना होता है, 2 पाई अपॉन टी होता ही है। तो ये कोई भी चेंज टाइम पे नहीं कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम पे नहीं कर रहा है, टाइम की वैल्यू नहीं आ रही है। टी तो टी बराबर टाइम पीरियड है, तो टोटल टाइम पीरियड है। ठीक है, ये टोटल टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहा है, स्मॉल टी की बात कर रहा है। ठीक है ना। अगला देखिए दूसरा ऑप्शन, ए टी एंड 2 पाई न्यू डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, तो वही वाली बात होगी, माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक, और अब इस फैक्टर को तो रहने दो, जब प्लस के अंदर ये फैक्टर देख लो पहले तो। अब ये क्या हो रहा है, अक्स पे कर रहा है, और अक्स बराबर कितना होता है, ए साइन और ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव होता है। समझ में आ गया। ये कह रहा है डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, और जबकि क्या करता है, टाइम पे डिपेंड करता है ना। ठीक है, तो ये कह रहा है डज नॉट चेंज विद टाइम, तो अपने को गलत कर दो, कर दिया। क्या x and v are related by an equation of straight line। x से और v की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो dx अपॉन dt से कर लेंगे, dx अपॉन dt से कर लो। देखो x बराबर क्या होता है, a साइन और ओमेगा नोट t प्लस फाइव। ठीक है, और v बराबर कितना होता है, ओमेगा नोट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, v बराबर ओमेगा नोट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और कोस स्क्वायर हो जाएगा ना, कोस स्क्वायर ओमेगा नोट टी प्लस फाइव, सॉरी साइन स्क्वायर। v बराबर ओमेगा नोट ए, और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस आ जाएगा ना, अरे कोस नहीं आ जाएगा क्या, कोस ओमेगा नोट टी प्लस फाइव नहीं आएगा।
नहीं आया क्या? आने की यहाँ पर, सॉरी भाई। हाँ, इसको अक्स को इलिमिनेट मत करो। ठीक है, तो वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल ही कर लो ना, बस हो गया। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन है, लीनियर रिलेशन तो है नहीं आपस में। ठीक है, अपने को पंचायती करनी क्यों आगे। ठीक है, तो एक्स एंड वी आर नॉट रिलेटेड बाय एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे भी अगर आपको ट्रेजेक्टरी की अगर बातें करें ना, कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की ट्रेजेक्टरी हमेशा होती क्या होती है, इलिप्स होती है। समझ में आ गया, तो इलिप्स होती है इसकी ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। वी एंड ई आर रिलेटेड बाय एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सही है ना ये। V एंड A आर रिलेटेड बाय एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन से रिलेटेड है ये। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो वैसे तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, वी स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ पे वैल्यू पुट करना चाहो तो वैल्यू पुट कर, ये अच्छा एक्सीलरेशन पूछा है, और एक्स बराबर कितना होता है, ए बराबर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स होता है, तो एक्स बराबर हो जाएगा ए अपॉन माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका इक्वेशन आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट 4 हो जाएगा कि ऐसा कुछ। ठीक है, ये इस तरीके से, तो यहाँ से आपका इक्वेशन इलिप्स की बन जाएगी वैसे तो। वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर अंदर ले लो, ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर हो गया। ठीक है, वी और इसमें पूछा है ना, तो वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, अच्छा ए एम्पलीट्यूड है, सॉरी, वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ये तेरे को किसने बताया? ठीक है, एक्सीलरेशन में पूछा नहीं, ये एक्सीलरेशन है भाई, ये एम्पलीट्यूड है, ये वाला। ठीक है, तो इधर ले जाओ इसको। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट 4, ये इधर आ जाएगा इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ऐसा कुछ बन गया है, बन गया ना, तो ये इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये ओमेगा नोट काट दो। ठीक है, तो हो गया ये सवाल भी, तो इसका ए एंड डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, ए लीनियरली पोलराइज्ड लाइट बीम ट्रेवल्स फ्रॉम द ओरिजिन टू पॉइंट ए 100 एट द पॉइंट ए, ऐसा कुछ बोल रहा है ये, कि ये कोई लीनियरली पोलराइज्ड लाइट है, और वो किसी पॉइंट ए 100 से शुरू करती है। एट द पॉइंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय ए मिरर टुवर्ड्स बी, यहाँ से कोई लाइट बी है, वहां पर ये क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है -1100, and a second mirror located at point B then reflects the light towards the point C। ये इस तरीके से कोई C पॉइंट है, वहां पर क्या हो रही है, 1 - 1 और 1 पे हो रही है। अब अगर आप कोऑर्डिनेट की तरफ अगर जाओगे ना, तो कोऑर्डिनेट देखिए इनका, ये देखिए 100 है, ये कहीं एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये कहीं एक्स वाई प्लेन के अंदर ही है, 1 - 1 है, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है ऐसे मान लो आप, और ये कहीं तीसरा पॉइंट की तरफ जा रही है। तो आप यहाँ से वैसे तो क्या नाम है, इस तरीके से है, देखिए सवाल जिनको समझ में नहीं आया वो देख लीजिए, ये इस तरीके से है, ये एक्स एक्सिस ले लेता हूं मैं एक बार। ठीक है, तो ये 100 पॉइंट है, 100 पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ऐसा कुछ बोल रहा है। अब दूसरा बोल रहा है कि 1 - 1 और 0, तो 1 - 1 ये 0 यही इधर कोई पॉइंट है, ऐसा कुछ 1, ये देखिए 1 और 1 तो सेम है। ठीक है, ये देखो ऐसे जा रहा है, यहाँ पॉइंट है कोई, 1 - 1 और 0 पॉइंट है। तीसरा कह रहा है 1 - 1, देखिए 1 और -1 पॉइंट तो सेम हो गया, ये जेड चेंज हुआ है, 1 - 1 और 1 पॉइंट है। तो अब यहाँ कहने का मतलब ये हुआ है, ये देखिए ये वाली वेव, ये वाली इस तरीके से कुछ जा रही है वेव। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो रहा है काम, यहाँ पर क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। ठीक है, अपन अगर ईएम वेव्स की भी अगर बात करते हैं, तो ई सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड
प्रोपेगेशन वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तीनों अगर एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों अगर क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब अगर आप रोटेट करोगे ना, अगर इनको क्या करोगे, रोटेट करोगे, तो के बाद में अगर सपोज करो आपका ये वाला ले रखा है आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले रखा है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने इधर ले रखा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर ले रही है और बी ऐसे है, तो बी के बाद में ई आएगा, ई के बाद में के आएगा, के बाद में बी आएगा, बी के बाद में ई आएगा, ई के बाद में के आएगा, के बाद में बी आएगा, ऐसे ही आएगा हमेशा ही, ऑलवेज ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका नंबर क्या आएगा, ये एक तरीके से ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, और बी मतलब चेंज होना चाहिए, ए बी सी, उसके बाद में क्या आना चाहिए, ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए। देखिए ए बी और सी ऐसे होना चाहिए, ए बी सी, सी ए बी, बी सी ए, ऐसा कुछ होना चाहिए। ऐसा अगर है तो आपका आंसर सही आएगा। अब देखते हैं सवाल को क्या है। सवाल कह रहा है कि एन क्यूब जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोलराइजेशन को, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो वैसे मैंने एक दिन आपको पहले भी बताया था, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, ऐसे बताया था। ठीक है, तो अगर आपको कभी पूछे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी होती है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको क्या कह रहा है, एन कैप 0 0 वाई कैप। ठीक है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वाई कैप है। ठीक है, तो बाद में अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ एन कैप 1 - 1, तो ये पहला पॉइंट है। ठीक है, इसका मतलब ये वाई कैप गया है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या आएगा, इसका दूसरा पॉइंट जो आएगा जेड कैप आएगा। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, जेड कैप आएगा, और बाद में अगला पॉइंट क्या आएगा, इसका अक्स कैप आएगा, तीसरे वाले पॉइंट के बाद जो कि आ रहा है। इसका मतलब ये सही है, समझ में आ गया। अगला देखिए, एन कैप 0 0 जेड कैप है, एन कैप 0 0 कितना है, जेड कैप है। इसका मतलब पहला क्या आया, जेड कैप आया है, उसके बाद में क्या आएगा, अक्स कैप आएगा, जेड के बाद में अक्स आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, वाई कैप आएगा, बिल्कुल आ रहा है, ये भी सही है। यहाँ पर देखिए, अब देखिए एन कैप 0 0 है, ये वाई कैप है, पहले वाई कैप है, दूसरा क्या आएगा, जेड कैप आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, अक्स कैप आएगा, जो कि गलत हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए एन कैप 0 0 है, तो ये जेड कैप है, उसके बाद में क्या आएगा, अक्स कैप आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, वाई कैप आएगा। ठीक है, तो ये भी गलत है, तो दो ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, कोई ज्यादा इसके अंदर कोई कंफ्यूजन की सवाल नहीं है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी लगा सकते हो वैसे। ठीक है, तो देखो B बराबर 1/μ0 और K क्रॉस E है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, B का जो भी वैल्यू है, बी का पहले सपोज करो ये वाई कैप है। ठीक है, दूसरा अगर साइकिल घूमेगा तो इसका जेड कैप आएगा, तीसरा साइकिल घूमेगा तो तीसरी बार ये क्या आएगा, वाई कैप, जेड कैप और एक्स कैप में चला जाएगा। ठीक है, ये देखो पहला वाला सवाल, पहला ऑप्शन समझ में आया कि नहीं आया। 90 होना, और 90 होके भी साइक्लिक ऑर्डर में ही आ रहा है, एंटी साइक्लिक ऑर्डर में ही आ रहा है। 90 भी ऐसे ही घूम रहा है, देखो 90 भी कैसे घूम रहा है, ऐसे गया, सॉरी देखिए ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, मतलब एक ही साइकिल के अंदर घूम रहा है, एक ही साइकिल में घूम रहा है, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और बार बार आएंगे। समझ में आ गया मेरी बात को, बस हो गया सवाल। ठीक है, अगला देखिए, देखिए यहाँ पर ये वाला सवाल देखिए, कह रहा है कि लेट आर थीटा डिनोट द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन आर कैप एंड थीटा कैप रिप्रेजेंट द करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर। करस्पॉन्डिंग आपको क्या पूछ रहा है, यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात है, आर कैप बराबर कितना होता है, देखिए आर वेक्टर बराबर आर कोस थीटा आई कैप और आर साइन थीटा जे कैप हो जाएगा। तो आर वेक्टर अपॉन आर बराबर हो जाएगा कोस थीटा आई कैप और प्लस कितना हो जाएगा, साइन थीटा जे कैप हो जाएगा। अब आपको पता ही है, यहाँ पर देखिए ये इस तरीके का थीटा एंगल है और ये अगर आर कैप है तो थीटा के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है इसके। ठीक है, तो 90 चेंज कर दीजिए, तो आर कैप बराबर हो जाएगा कोस थीटा आई कैप और साइन थीटा जे कैप हो जाएगा। तो थीटा कैप क्या हो जाएगा, थीटा इज रिप्लेस्ड बाई 90 प्लस, थीटा से रिप्लेस कर दो तो माइनस साइन थीटा आई कैप और प्लस कोस थीटा जे कैप, ऐसा कुछ पूछा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक तो क्या पूछ रहा है, डी आर कैप अपॉन डी टी पूछ रहा है, अरे पूछ रहा है ना। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर मैं डी आर के अपॉन डी थीटा करता हूँ, डी टी कर सॉरी डी आर के अपॉन डी थीटा अगर करूँ, ठीक है, तो माइनस साइन थीटा आई के और कोस थीटा जे के। ठीक है, तो जो कि क्या आ रहा है, थीटा के बाहर आ, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। और भी कोई था क्या, ई भी है। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा, डी थीटा के अपॉन डी टी बराबर माइनस आर के, बहुत सिंपल सा सवाल।
ठीक है, लैग्रेंजियन वाले मेथड से करो, ए आर का वैल्यू निकालो। अब देखो हर बार है ना, एक दिन वो एकलव्य महाराज कह रहे थे कि है ना क्या नाम है सर, मैं तो वो ए आर और ए थीटा का वैल्यू क्या कर लिया, ठीक है याद कर लिया, तो इससे कर दे फिर। अगर ए आर ए थीटा का वैल्यू याद कर लिया तो कर दे, उससे कर देगा। फिर समझ में आ गया मेरी बात को, तो पूरा अच्छे से कर ही लो ना एक बार। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए यहाँ पर द इलेक्ट्रिक फील्ड associate with the an electromagnetic wave radiation is given by something, कुछ ऐसा बोल रहा है, which of the following represent the field। देखो इसको ऐसे कर लो, E बराबर A और cos ओमेगा 2t और प्लस A और cos ओमेगा 1t और cos ओमेगा 2t, ऐसा कुछ आपका आ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 2 cos A cos B का फॉर्मूला लग जाएगा। 2 cos A cos B का फॉर्मूला तो लगाना आता है ना, ठीक है। साइन A प्लस बी बराबर, देखिए कोस ए प्लस बी बराबर कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। और कोस ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी बराबर कोस ए कोस बी और प्लस साइन ए साइन बी, कट जाएगा आपस में, ठीक है। तो 2 आ जाएगा समथिंग, तो मतलब एक तो क्या आ रहा है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 आ रहा है, एक क्या आ रहा है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 आ रहा है, और एक यहाँ पर ओमेगा 2 आ रहा है, एक यहाँ पर क्या आ रहा है ओमेगा 2 आ रहा है, इसका मतलब ओमेगा 1 नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये गलत हो गया, बाकी तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया, बस इतनी बात है। सवाल देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज स्ट्रेच्ड बिटवीन एक्स बराबर 0 एंड एक्स इक्वल टू एल, एंड पॉइंट्स आर rigidly clamped, which of the following are represent the displacement of the string of the position। एक तो बच्चों ये याद रखना, एक है ना वो भी याद रखना, इस देखो जैसे प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन क्या होती है, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होती है, वो प्रोग्रेसिव वेव की होती है। स्टेशनरी की क्या होती है, ठीक है। और लिसाजू फिगर का तो आपको पता चल गया, वो देखो वो सवाल कर लिया, लिसाजू फिगर बाहर आ गया, आ गया ना, ठीक है। और एक है आपका स्टेशनरी वेव। अब यहाँ पर देखिए स्टेशनरी वेव ही बोल रहा है, स्टेशनरी वेव अगर आपको समझ में नहीं आता है ना तो ऐसे बना लिया करो, देखो मैं तो ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। देखिए इस तरीके से आएगी वेव, ठीक है। मतलब 2 पॉइंट होते हैं इनके, ठीक है, उन पॉइंट से वो आगे एनर्जी का क्या नहीं होता है, ट्रांसमिशन नहीं होता, ठीक है, जिनको अपन नोड पॉइंट बोल सकते हैं। इनको क्या बोल सकते हैं बच्चों, नोड पॉइंट। अब नोड पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्वांटम मैकेनिक्स में लगा दो, पार्टिकल इन बॉक्स के अंदर क्या लगा दो, नोड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा दो, ठीक है। ये देखिए, तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर x बराबर 0 लिया, x बराबर l लिया, एनीवन, ठीक है। x बराबर 0 पर तो ये 0 हो रहा है, बट x इक्वल टू l के ऊपर इसके वैल्यू -1 आ रही है, इसलिए गलत हो गया, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए x बराबर 0 लिया तो 0 हो रहा है, और x इक्वल टू अगर मैंने l लिया तो भी 0 आ रहा है, तो ये सही है, ठीक है। नोड पॉइंट पे नोड पॉइंट ही होने चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ 0 करना चाहिए, यहाँ 0 करना चाहिए, और फर्स्ट ऑर्डर अगर वेव है, ठीक है, तो यहाँ पर भी 0 करना चाहिए, ठीक है। सेकंड ऑर्डर है, ठीक है, या n बराबर 2 लिया हुआ है तो 2 जगह होना चाहिए, ऐसा कुछ समझ में आता है ना बात, ऐसा कुछ। और अगर यही काम, अगर यही काम अगर इन फ्यूचर -l से लेकर +l या -l/2 से लेकर +l/2 आ जाए, तो आपका सिमेट्रिक बॉक्स से कंपेयर करवा देना, ठीक है। आप क्या करवा देना, सिमेट्रिक बॉक्स से कंपेयर करवा देना। तो बच्चों देखो x बराबर 0 पे 0 हो ही रहा है, और x बराबर l पे भी 0 हो रहा है, ठीक है, तो ये भी सही है, ठीक है। अब की बार उल्टा पूछ सकता है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर उल्टा पूछ सकता है, कह देगा कि है ना कौन सा वेव फंक्शन पार्टिकल इन बॉक्स का है, तो ये वाला बॉक्स, ये सब बॉक्स के ही होते हैं, ठीक है, सॉरी ये वाला, ये सब बॉक्स के ही होते हैं पार्टिकल। हम तो कई बार इसको क्वांटम मैकेनिक्स में आपने देखा होगा कि क्या नाम है, परटर्बेशन करते हैं तो, या अपन वेरिएशन प्रिंसिपल करते हैं तो उसके अंदर ट्रायल वेव फंक्शन मानते हैं, उनके अंदर ट्रायल वेव फंक्शन भी यही होते हैं। तो अब देखो x बराबर 0 के ऊपर 0 आ रहा है, और x बराबर कितना हो रहा है, l पे भी 0 हो रहा है, x बराबर कितना हो रहा है, l पे भी 0 हो रहा है। समझ में आ गई मेरी बात को, अरे आई कि नहीं आई, आई ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x बराबर, देखो कहीं पर भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आना चाहिए, ये देखिए यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, x बराबर अगर l/2 कर रहे हो तो प्लस ही आ रहा है वैल्यू, यहाँ पर भी देख लीजिए थे, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये तीनों वेव फंक्शन ही क्या हो जाएंगे, ठीक है। देखिए और है ऐसे कोई दिक्कत वाली बात, देखिए यहाँ पर ये पी क्यू है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है
आर कॉमन आ जाएगा, तो वाई बराबर हो जाएगा पी बार क्यू बार, सॉरी पी क्यू बार, आर कॉमन आ गया, प्लस पी क्यू और इक्वल टू प्लस क्यू आर बार और प्लस पी बार क्यू आर, ये और इसमें से कॉमन आ गया, ये आपका क्या बन गया पी क्यू, ये एक्सक्लूसिव कौन सा गेट बन गया, आर भी तो आएगा, हाँ ये आ रही है ना, ठीक है, तो पी क्यू बार और प्लस पी क्यू को आप क्या लिख दो, सिंपली लिख दो ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, तो वाई बराबर आ जाएगा आपका आर और प्लस क्यू आर बार और प्लस पी बार क्यू आर, ये ऐसा कुछ आ गया। यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, वाई बराबर, अब देखो यहाँ पर एक तो आपका आना चाहिए, देखो पी आना चाहिए, आर आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, ठीक है, पी आर क्यू आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से आर कॉमन लूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस पी बार क्यू और प्लस कितना आ जाएगा क्यू आर बार, आ जाएगा ना, अरे आया कि नहीं आया यहाँ से, तो आर प्लस क्यू आर बार, जैसे देखो यहाँ से एक चीज और ध्यान रखना, अगर ये ऑप्शन होता तो ये भी हो सकता था, अगर होता तो, ये देखिए है नहीं वैसे, क्यू आर बार है नहीं वैसे, लेकिन मना नहीं कर सकते अपन, कर सकते हैं क्या मना, नहीं कर सकते, एक ऑप्शन यहाँ से भी हो जाता, लेकिन इन्होंने ये वाला पूछा नहीं है, ठीक है, एक मिनट, आर प्लस क्यू आर बार आया गया, ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ना पड़ेगा इसको, आर प्लस क्यू आर बार ये आ गया, ये वन बन गया, अब आगे इसके अंदर एक अपन ने इसको 1 प्लस क्यू लिख लेते हैं, 1 प्लस क्यू बराबर 1 होता है, देखिए 1 प्लस क्यू बराबर कितना होता है 1 होता है, तो 1 प्लस क्यू और इंटू आर और प्लस क्यू आर बार, ऐसा कुछ, ठीक है, तो ये आ जाएगा आर और प्लस आर क्यू और प्लस क्यू आर बार, ऐसा कुछ आ जाएगा ना यहाँ पर, तो अब आपका क्या हो जाएगा आर, इसमें से क्यू कॉमन ले लेता हूँ, आर और प्लस क्यू कॉमन ले लिया, तो मेरा आया आर प्लस आर बार, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आर प्लस, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया है मेरी बात को, आर प्लस क्यू, ये लो, ठीक है, देखो यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे आ गया वाई बराबर, ये इनकी बड़ी फेमस वो है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी सी आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ए प्लस बी और ए प्लस सी, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से आर प्लस क्यू और इंटू आर प्लस आर बार, आर प्लस कितना हो जाएगा आर बार, ये 1 बन जाएगा, तो वाई इक्वल टू आर प्लस क्यू, ठीक है, ये ज्यादा सही था, ये कई बार ध्यान नहीं रहता है, ये कई बार ध्यान नहीं रहता, ये ऐड कर लेना इसके अंदर, ठीक है, तो ये वाली थ्योरम जरूर लगाना, ठीक है ना, समझ में आ गया मेरी बात को, कर लो जल्दी से। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत प्यारा सवाल है, एक बार दोबारा देख लीजिए इसको, कि फॉर ए एन टाइप सिलिकॉन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर a natural logarithmic normalization conductivity is plotted as a function of inverse temperature the something, कुछ ऐसा कुछ दे रखा है आपको, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है, ये आपके बहुत ही फेमस सवाल है आपका, देखिए मैं हमेशा तो बताता हूँ, वैसे दोबारा एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, देखो इस तरीके से बना लिया करो आप, सारे बना लो, सारे बना लेने का मतलब ये होता है कि सारे डोनर लेवल एक्सेप्टर लेवल सब बना ले, अरे मैं अभी ऐसे बनाने के लिए नहीं बोल रहा, देखिए यहाँ पर ऐसे बनाने के लिए नहीं बोल रहा, नॉर्मली सिखा रहा हूँ, देखिए बच्चों, अब यहाँ पर अगर डोनर लेवल की बात कर रहा है ना, तो डोनर लेवल बनाइए आप, तो ईडी पॉजिटिव ईडी कर देता हूँ डोनर लेवल को, ठीक है, क्योंकि यहाँ डोनर लेवल वाले ही आते हैं, ये फर्मी एनर्जी है, ये आपका एक्सेप्टर लेवल है और ये आपका वैलेंस बैंड है, ऐसा कुछ है, समझ में आया। अब आपको बताइए, अगर मुझे जब कोई बात एन सी ई की पावर माइनस, ये देखो अगर फर्मी एनर्जी और कंडक्शन बैंड की अगर बात करें, ठीक है, तो सिर्फ ये यही काम करना, ई सी माइनस ई एफ अपॉन कितना हो जाएगा के टी, और पी बराबर हो जाएगा एन बी ई की पावर माइनस, अब यहाँ पर पी की बात करें और फर्मी एनर्जी और इसकी बात करें, तो ई एफ बड़ा है, माइनस ई बी अपॉन कितना कर दिया करो के टी, कर दिया। अब ये कहीं ना कहीं जो ऑप्शन के अंदर पूछा है कंडक्टिविटी का पूछा है, तो कंडक्टिविटी के ऊपर कैसे टूटे, सिग्मा बराबर एन क्यू और म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी होता है, ठीक है,
इंट्रिंसिक की अगर बात करें तो n बराबर p बराबर ni जानते हो ये तो बात, ठीक है। तो n क्यू और म्यू n प्लस म्यू पी हो जाएगा। इसका मतलब आपको चाहिए n, इसका मतलब आपको क्या चाहिए n इंट्रिंसिक के लिए। तो n आई स्क्वायर बराबर n डॉट p होता है, आपको बताइए। तो एन सी एन बी और e की पावर माइनस, ये देखिए आपका ई सी माइनस ई एफ माइनस ई एफ सॉरी प्लस ई एफ और माइनस ई बी और अपॉन के टी, ऐसा कुछ है ये नेट का भी बड़ा फेमस सवाल है इनका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एनसीएनबी को तो रहने दो, अब तो कोई ज्यादा बिना मतलब दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो ई की पावर माइनस सॉरी प्रोपोर्शनल टू कह देता हूँ, प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। इसी माइनस ई एफ से ई एफ कट ही जाएगा, माइनस इसको डेल्टा ईजी बोला ही जाता है, बैंड गैप अपॉन कितना हो जाएगा के टी, ये आ समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया आपका एन आई बराबर प्रोपोर्शनल टू माइनस डेल्टा ईजी अपॉन टू के टी हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को। यहाँ पर देखो बच्चों, तो देखो ये इस तरीके का एक सवाल हुआ यहाँ पर। अब अगर ये कहीं ना कहीं ऐसी बात करे ना, मतलब डोनर लेवल की अगर बात कर जाए, इसकी बात कर जाए, ये आप जानते हो ना फर्मी सॉरी बैंड गैप, तो बैंड गैप तो जानते हो ना, ये बैंड गैप है ईसी और ईबी के बीच का। अरे यहाँ से लेकर यहाँ तक का बैंड गैप हो गया डेल्टा ईजी, ये हो गया, समझ में आ गया। अब जैसे सपोज करो सेम सेम सवाल के अंदर अगर डोनर लेवल की बात करें, ये कहीं ना कहीं कर रखी है इसने, ठीक है, एन आई प्रोपोर्शनल टू, ये देखिए यहाँ पर अगर मुझे सपोज करो क्या लेना है, ईडी कॉमन लेना है, ईसी और ईडी की ही बात करनी है, तो यहाँ पर एन प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर एन आई। अब यहाँ पर ये ईसी और ईवी की बातें नहीं कर रहा है एक तरीके से, तो ईसी और ईवी की जगह आप क्या कर लो, ठीक है, डोनर लेवल की बातें कर लो। किसकी बात कर लो, डोनर लेवल की, ईडी पॉजिटिव की बातें कर लो, कहने का मतलब सॉरी हाँ ईडी, डोनर लेवल की बात कर लो इसी की जगह। तो एन प्रोपोर्शनल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, एन प्रोपोर्शनल टू एन आई प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस ईडी माइनस ईवी और अपॉन के, सिर्फ इसी की जगह मैंने क्या लिखा है, ईडी लिखा है। और अगर ये एक्सेप्टर लेवल की बात करें तो कुछ नहीं करना, पी की जगह ही चेंज करनी होती है वैल्यू। सवाल हो गया, देखिए यहाँ पर सवाल पढ़ते हैं, इस तरीके का कुछ सवाल दे रखा है बच्चों, ये देखिए पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पर ये देखिए, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसका स्लोप नेगेटिव होगा, इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर पहली बात तो एल एन में बदलिए इसको, तो एल एन सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एन आई होता है, ठीक है। तो एल एन सिग्मा प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, ये आ गया ना ई की पावर, ई की पावर ई है ना, ई की पावर माइनस डेल्टा ई जी अपॉन के टी। अरे बोल लो, अब एल एन सिग्मा और वन अपॉन टी के बीच का एक ग्राफ पूछा है इन्होंने, अरे पूछा है कि नहीं पूछा है, ठीक है। तो एल एन अगर इधर लोगे आप, ठीक है, तो ई से ही कट जाएगा, प्रोपोर्शनल टू माइनस डेल्टा ई जी अपॉन के टी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा, स्लोप है इसका मतलब ये इसी का ही ग्राफ है, एल एन सिग्मा माइनस डेल्टा ई जी अपॉन के टी का ही ग्राफ है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द कर्व इन द टेम्परेचर इंटरवल फर्स्ट इज प्रोपोर्शनल टू द बैंड गैप ईजी, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, नेगेटिव साइन यहाँ स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो गया एल एन प्रोपोर्शनल टू माइनस डेल्टा ई जी और अपॉन कितना हो जाएगा के टी। बताओ कैसा लगा, ठीक है। अगला देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द कर्व इन द टेम्परेचर इंटरवल थर्ड की बात कर रहा है, प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द डोनर लेवल, ईडी की बात कर रहा है कहीं ना कहीं, समझ में आ गया। तो मैंने वही बात बोल दिया इसने, एल एन सिग्मा प्रोपोर्शनल टू माइनस, मैं इसको ऐसे बोल दूं ना, ईडी माइनस ईवी अपॉन के टी, ऐसा कुछ, यही तो बोल दिया। स्लोप इसका भी नेगेटिव ही है, स्लोप इसका भी क्या है, नेगेटिव ही है, अरे है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, तो स्लोप इसका भी नेगेटिव है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप कर्व इन द इंटरवल थर्ड प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द ईडी, ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को, ठीक है, ये बात भी सही है।
कह रहा है इन द टेम्परेचर इंटरवल सेकंड द कैरियर डेंसिटी इन द कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ डोनर एटम। आप ऐसा देखो, यहाँ पर क्या है, स्लोप इसका 0 है, यहाँ पर इसका स्लोप कितना है, 0 है, 0 है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड के अंदर, इसका मतलब कंडक्शन बैंड इन द कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द डोनर एटम, ठीक है। लेवल तभी बराबर हो सकते हैं जब n बराबर p बराबर कितना हो, ni हो। अरे या तो आप ऐसे कह दो फर्मी एनर्जी कह सकते हो आप, ठीक है, या तो क्या कह दो, फर्मी एनर्जी कह सकते हो। फर्मी एनर्जी बिल्कुल बीच में कब रहेगा, ठीक है, n बराबर p बराबर ni के लिए रहता है, n बराबर p बराबर किसके लिए रहता है, ni के बराबर रहता है कि नहीं रहता है। अदरवाइज कैसा आएगा, अदरवाइज देखिए, अब जैसे इस सवाल, इस ऑप्शन के अंदर आपको मे भी डाउट हो सकता है, सॉरी, यहाँ पर देखिए बच्चों, आप ऐसे सोच लिया करो, अगर कहीं ना कहीं डेंसिटी अगर ज्यादा ऊपर कुछ नीचे है, ठीक है, तो देखो आपने कहा कि अगर ये कंडक्शन बैंड की अगर बात करेगा तो कहीं ना कहीं इस तरीके से बात करेगा, अगर ये पी एन टाइप की बात करेगा तो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये क्या नाम है, पी टाइप की अगर बात करें, ठीक है, क्या करे, पी टाइप की बात करे तो कहीं ना कहीं ऐसे कर सकता है, समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर को वेरी करवाएगा, ये इस तरीके से। अब उल्टा भी कर सकता है, ये देखिए ध्यान से, ऐसे भी कर सकता है। ये कौन सा केस है, ये टेम्परेचर इंक्रीजेज है तब है। ये कौन सा केस है, डोपिंग इंक्रीजेज है तब है, डोपिंग इंक्रीजेज। ये कब है, टेम्परेचर इंक्रीजेज है तब, ठीक है। यहां पर देखिए पी लेवल की अगर बात करूं तो मैं इस तरीके से, ऐसे, ये टेम्परेचर, नहीं समझे, डोपिंग का आज तो बताया था, ठीक है। जैसे जैसे डोपिंग बढ़ाओगे ना, तो वो कंडक्शन बैंड के अंदर भागेगा और वैलेंस बैंड के अंदर भागेगा, या कंडक्शन बैंड एज पे जाएगा या वैलेंस बैंड एज पे जाएगा। डोपिंग टेम्परेचर केस के अंदर उल्टा होता है। टेम्परेचर के अंदर ये देखिए, पहले कहाँ था आपका, जहां कहीं पर भी एन टाइप था, ठीक है, और जैसे जैसे अपन इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, मतलब सेंटर की तरफ भागता है, कोई सा ही होता है। अब ये देखिए, ये सेंटर की तरफ भागेगा, समझ में आ गया मेरी बात को, और बाकी आपको फॉर्मूला मैंने लिखा ही दिया अच्छे से। अब बताओ समझ में आएगा नहीं। अब अगर सपोज करो बच्चों डोपिंग बहुत ज्यादा हो जाए, डोपिंग क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो जो आपका फर्मी लेवल है वो किसमें चला जाएगा, फर्मी लेवल, फर्मी लेवल विल बी विल बी शिफ्टेड विल बी शिफ्टेड इन द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाएगा। और अगर एक्सेप्टर आयन, ये है डोपिंग, मतलब एनडी, एनडी पॉजिटिव को अगर इंक्रीज कर और एनए नेगेटिव को इंक्रीज किया जाए तो पी लेवल के अंदर भाग जाएगा, ठीक है, बैलेंस बैंड के अंदर, जिसको डीजेनरेट भी बोला जाता है। अब ये सवाल, इस तरीके के सवाल मैं देख रहा हूं कि ऐसे आ रहे हैं सवाल, ऐसे आ रहे हैं ना। अब बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए यहां पर अगला देखिए, इन द टेम्परेचर इंटरवल थर्ड ऑल द डोनर लेवल्स आर आयनाइज्ड, ठीक है। अगला बोल रहा है कि इन द टेम्परेचर इंटरवल, डी ऑप्शन बोल रहा है इन द टेम्परेचर इंटरवल थर्ड ऑल द डोनर लेवल्स आर आयनाइज्ड, ठीक है, थर्ड लेवल के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट, ये सही है ना बात, कह रहा है इन द टेम्परेचर इंटरवल थर्ड ऑल द डोनर लेवल्स आर आयनाइज्ड। अब देखिए यहाँ पर, हाँ यही वाली बात कह रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करूं, अगर मैं क्या करूं, टेम्परेचर, क्यों, देखिए 1/T का ग्राफ है ये, 1/, किसका ग्राफ है, टी का ग्राफ है। इसका मतलब ये हो गया 1/T का वैल्यू अगर मैं बढ़ाऊं, ठीक है, तब क्या होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सारे लेवल्स क्या हो जाएंगे, नहीं होंगे। चलो, इन द टेम्परेचर इंटरवल थर्ड ऑल द डोनर लेवल्स आर आयनाइज्ड, ठीक है। कहने का मतलब ये होगा अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो एटम्स जो होंगे वो आयनाइज्ड नहीं होंगे, ठीक है, नहीं होंगे ना, ये कॉमन सेंस की बात है। हाँ मैं समझ गया, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाया तो 1/T कम होगा ना, ठीक है, 1/T अगर कम होगा, ठीक है, तो इसका मतलब इसकी एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, समझ में आ गया, तो आयनाइज नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, आयनाइज नहीं होंगे, समझ में आ गया, बस। तो तीसरा गलत होता है,
अब बताओ यहाँ तक, ये देखिए, ये आप डायग्राम बना लेना बच्चों, ये बहुत अच्छा है। ये देखिए डोपिंग का है, डोपिंग हमेशा देखो, ये क्या बनाया है, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो, ये मेरा जब शुरुआत के अंदर, जब मैंने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया तब मेरा लेवल है, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर डोपिंग को बढ़ाया तो ये लेवल ऊपर की तरफ चला जाएगा, मतलब ऊपर खिसकने लग जाता है। समझ में आ गया? यहाँ पर देखिए, ये पहले मेरा पी लेवल रहता है, ठीक है, अच्छी जगह है, उसके बाद में क्या होगा, धीरे धीरे नीचे खिसकने लग जाएगा। यहाँ देखिए टेम्परेचर, पहले फर्मी लेवल यहाँ था, ठीक है, सॉरी, पहले जहां कहीं पर भी था वैलेंस बैंड यहीं का था, जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, बढ़ाता जाऊंगा, फर्मी लेवल नीचे की साइड खिसकने लग जाता है, ठीक है। और इनका इरादा क्या होता है, इरादा इनका बीच में जाने का होता है, इरादा इनको कहाँ जाने का होता है, बीच में जाने का होता है। समझ में आ गया? बताओ समझ में आया कि नहीं है? इस तरीके के आपको खूब सारे डायग्राम दिए हुए, डायग्राम देखते ही इस तरीके के सवाल आ रहे हैं, ये सवाल फेमस भी है इनका। समझ में आ गया? ठीक है, और एक तरीके से और करना चाहो तो आप ऐसे समझ लो कि अगर जितना ज्यादा टेम्परेचर का वैल्यू होगा, ठीक है, तो 1/T का वैल्यू उतना ही कम है, तो सारे एटम्स किस में रहेंगे, ग्राउंड स्टेट में रहेंगे, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे नहीं, वो यही वाली बात बोल रहा है कि आयनाइज नहीं होंगे, ठीक है, बस ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ, अगर टी का टेम्परेचर का अगर कर देता तो आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है, अगर टी की बात कर लेता तो। समझ में आ गया? ठीक है, ये नोट कर लो। ये सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर ये कह रहा है, अब देखो इस तरीके के जो सवाल आते हैं ना, इनको पोलर में किया करो, मैं तो पोलर में करता हूँ। आर स्क्वायर हो गया, आर डी थीटा हो गया, आर डी थीटा हो जाएगा, ये तो, और 0 to 2 पाई और 0 to r, ठीक है, डिस्क ऑफ रेडियस आर दे ही रखा है, ठीक है, 2 दे रखा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, r³ by 3, सॉरी r4/4, और इंटू 2 पाई, ये 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा आपका आंसर, आर की जगह वैल्यू पुट कर दूं क्या, आर की जगह वैल्यू पुट कर दूं, 2, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, डिवाइडेड बाई 2 × 4, 8 आ जाएगा, 8/r आ गया, ठीक, समझ में आ गया? ये देखो बोनस में नंबर दे रहा है। अब ऐसी जो चीजें होती हैं इनको ढूंढने पड़ते हैं। अब कई बार क्या होता है, पहले ही सपोज करो मामला पेपर में जाते ही खराब कर लिया है, तो फिर ये देखो ये सवाल इस तरीके के आपके बोनस में नंबर नहीं देखे, क्योंकि आपने पहले ही बिगाड़ दिया है आपका मामला। पहले मत बिगाड़ो, पहले सवाल ढूंढ लो इस तरीके के, ठीक है, तो ये आपको बोनस नंबर देंगे। और फिर अगर आपको यहाँ पर बोनस नंबर दे रहे हैं तो लास्ट के 1 घंटे के अंदर आपको ऐसे ऐसे सवाल होने लग जाते हैं। अगर इस तरीके के पहले पहले स्कोर करो, पेपर के अंदर पहले स्कोर करो आप, आसान आसान सवाल ढूंढ के, और पहले ही, अब जैसे सपोज करो जाते ही, सपोज करो कोई ये सवाल ढूंढ ले तो, और जाते ही ये सवाल ढूंढ ले तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला, ठीक है, ऐसे सवाल मत ढूंढो, छोटी साइज के सवाल ढूंढो, ठीक है, जाते ही हो जाएगा। और ऐसे नहीं, टाइम खाता है और प्लस दिमाग खाता है और प्लस क्या खाता है, ठीक है, एनर्जी। 1 घंटे बाद में चाहे आप फ्री हो बाद में जरूरत ही नहीं है आपको। ये देखिए, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल। अब देखो इस तरीके के सवाल ढूंढ लो पहले जाते ही। ये नॉन इन्वर्टिंग ओपे में है, ठीक है, और 1 + है R2/R1 हो जाएगा, ठीक है, R2/R1 इंटू कितना हो जाएगा, BS हो जाएगा। कुछ हो गया है क्या सवाल ये, 1.5 डिवाइडेड बाई 0.120। अब देखो ये आपको इसीलिए लोचा दिया था इसने, ठीक है, तो ताकि आप 120 का भाग लगाए हो, ठीक है, आप लगा भी आओ, आपका कोई भरोसा भी नहीं है। हाँ, अब बताओ ये कितना है, 1 + 1.5 डिवाइडेड बाई 1.220। कोई बोलेगा ही नहीं, आप क्यों बोलोगे? अरे 1.5 डिवाइडेड बाई 120 कितना होता है, 0.120। देखिए मैंने तो वोल्टेज निकाल दिया, ठीक है, वी नोट का वैल्यू आएगा, आपसे वोल्टेज नहीं पूछा, तो आउटपुट करंट आई नोट पूछा है, ठीक है, यहाँ से करंट आई नोट पूछा है इन्होंने, ठीक है, तो यहाँ पर 0 और ये VS है, ग्राउंड कॉन्सेप्ट है, और ये आई नोट पूछा है, तो आई नोट बराबर हो जाएगा VS माइनस वी नोट डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, R2, ठीक है। अब आपको यहाँ पर VS का वैल्यू पूछा है, ठीक है, तो पहले वाले से आ जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर वी नोट पता नहीं है, ठीक है,
और तो इस नोट पॉइंट पे अगर मैं लगाऊंगा तो 0 माइनस वी एस डिवाइडेड बाई आर वन, जिसको मैं आई वन कह देता हूँ, और आई वन और आई नोट बराबर है। ठीक है, तो 0 माइनस वी एस का वैल्यू कितना है, आपको 0.6 दे रखा है, डिवाइडेड बाई आर वन कितना दे रखा है, आर वन कितना है 120, 120, तो ये कितना आ जाएगा 2 माइनस, ये कितना आया, अरे 0.120 मिलो लिखा दूंगा यार मैं, तो इसकी मत टेंशन कर। ठीक है, कितना आ गया, 5 मिली एम्पियर आ जाएगा, 5 मिली एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरे हो जाएगा ना। ठीक है, और अगर आउटपुट वोल्टेज निकाले तो यहाँ से कर देना। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज भी पूछ सकता है। ठीक है, अगला देखिए, देखिए इस तरीके का एक सवाल और दे रखा है कि फॉर एन आइडियल केस ए बी एंड सी डी आर टू आइसोथर्मल temperature T1 and T2 respectively, AD and BC represent the two adiabatic path as shown in the figure, something कुछ ऐसा दे रखा है। एडियाबैटिक पाथ के लिए बोला है, तो आपको बताइए एडियाबैटिक होता है, ठीक है, यही होता है ना एडियाबैटिक। ठीक है, एडी पाथ और बीसी पाथ के लिए बोला है। ठीक है, तो अगर मैं एक के अंदर लगाऊं यहाँ पर टीसी वीसी गामा -1 गामा-1, ये इतने सिंपल सवाल आते हैं। टीबी और वीबी गामा-1 लगा दो, तो यहाँ से T1/T2 का जो वैल्यू आया, T1/T2 का जो वैल्यू आया, ठीक है, VC/VB, VC/VB और गामा-1, एक तो ये होगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, यहाँ से एक और लगा दो। ठीक है, TA/VA गामा-1 इक्वल टू TD/VD गामा-1 VD गामा-1 इक्वल टू आ जाएगा T1/T2 बराबर T1/T2 बराबर VD/VA VD/VA गामा-1, और यहाँ पर आपको BC और BB का वैल्यू कितना दे रखा है, BC और BB का वैल्यू 2 दे रखा है, BC/BB का वैल्यू आपको 2 दे रखा है। ठीक है, तो आ जाएगा ना आंसर। ठीक है, तो यहाँ से तो VD/VA का वैल्यू भी 2 आ जाएगा, VD/VA का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, हो जाएगा। ये ऐसे सवाल भी आप गलत कराओगे, तो हमारी छोड़ो, हम तो जादूगर बच्चे हैं। कौन सा सवाल गलत कराना हमें बता दो। अगला देखिए, ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ठीक है, इन क्लोज्ड ऑर्बिट, तो ये तो आपको पता ही है वैसे तो। द हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव अर्थ सरफेस एट ए पेरीजी एपोजी, समथिंग कुछ दे रखा है, एंड रेडियस भी दे रखा है, और क्या चाहिए आपको। देखिए यहाँ पर पहली बात तो ये है कि ये इस तरीके का है आपका, और अर्थ इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, और ये सन मान लो, ये अर्थ मान लो। इस तरीके से थोड़ा बड़ा दिखा देना है। बड़ा दिखाने का मतलब होता है रेडियस ऐड होगी, मेरे कहने का मतलब ये है। ये L/R बराबर 1 + E cos थीटा, 1 + E cos थीटा, तो ये R मिनिमम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, R मैक्सिमम हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो। ठीक है, dA/dt बराबर J/2m, देखो ये भी सवाल आया हुआ है, dA/dt बराबर J/2m वाला आया हुआ है ना, आया हुआ है तो है। ठीक है, टाइम पूछा है, सॉरी क्या नाम, स्विफ्ट एरिया पूछा है। ठीक है, हम देखा था। देखिए यहाँ पर dA/dt बराबर, मैंने ऐसे तो यहाँ तो ऐसे ही लिखा है, कोई बात नहीं है। तो देखो MV मिनिमम और R मैक्सिमम इक्वल टू MV मैक्सिमम और R मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या पूछा है कि एसेंट्रिसिटी ऑफ द सैटेलाइट, तो यहाँ से देखो V मैक्सिमम
अपॉन वी मिनिमम इक्वल टू आर मैक्सिमम और प्लस आर मिनिमम। ये ध्यान रखा करो, मैं तो ये ध्यान रखता हूँ, ये वाला दोनों मैक्स मैक्स होती है ऊपर, इक्वल टू ये दिख ही रहा है आपको, एल अपॉन आर बराबर, ये देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, थीटा बराबर अगर जब 0 डिग्री होगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 + e आ जाएगा। अरे 1 + e आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 1 + e अपॉन 1 - e, आर मिनिमम इक्वल टू 1 + e हो जाएगा, ठीक है। अब एसेंट्रिसिटी आपसे पूछा है, ठीक है, अब यहाँ पर आर मैक्सिमम आर मिनिमम पूछा है। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे रेडियस क्यों ऐड हो गई, अगर ये पॉइंट पार्टिकल देता तो रेडियस ऐड नहीं होती, ठीक है, पॉइंट नहीं दिया है, ठीक है, मास दिया है बड़ा है, कह रहा है अपोजी एंड 2500 किलोमीटर 3500 किलोमीटर, बातें ही किलोमीटर में चल रही हैं, और अर्थ कितना कह रहा है 6500 किलोमीटर कुछ कह रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या कर रही है, आपको अर्थ की रेडियस को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा आपको, बड़ा ले लीजिए, बड़ा मास ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका मतलब ये हो गया आर मैक्सिमम का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, आर मैक्सिमम देखो पेरीजी मतलब, और एपोजी मतलब ऊपर, एपोजी मतलब ऊपर, ऊपर ऊपर मतलब मैक्सिमम, पेरीजी नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर कितना आ गया, आर मैक्सिमम इक्वल टू, अरे रुको, 4500 दे रखा है ना, प्लस 3600, 6500, कितना हो गया 1100 किलोमीटर, 11,000 किलोमीटर। आर आर मिनिमम कितना हो जाएगा, 2500 प्लस 6500, कितना हो गया ये, 9,000 किलोमीटर, ठीक है। कर दोगे क्या कुछ काम, तो एसेंट्रिसिटी का यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 0.1। ये इतनी सब चीजें याद रख लेना, बहुत अच्छा है, यहाँ से ये बना लेना, ये इसको थोड़ा बड़ा दिखा देना ताकि आपको रेडियस समझ में आ जाए, रेडियस क्या है यहाँ पर, समझ में आ गया, यहाँ तक कर लो। ठीक है, देखिए यहाँ पर, ये तो सिंपल सा सवाल होगा, देखिए 3 masses m1 and m2 are located on the x-axis such that their center of mass axis equal to, ये तो सवालों की कैटेगरी में ही नहीं है, क्या नहीं है, सवालों की कैटेगरी में नहीं है ये सवाल, ठीक है। ये देखो भाई, अच्छा फर्जी सवाल पेपर दे रखा है और फिर कहते हैं हार्ड आता है। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन से, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपको दे रखा है अक्सियम बराबर 1 दे रखा है, x1 प्लस 2x2 और प्लस 3x3 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू, तो x नॉट का वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आ गई ना, 4x नॉट तो किया ही नहीं, दूसरी इक्वेशन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 इक्वल टू ये आ जाएगा x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 और प्लस है 4x नॉट डिवाइडेड बाई 7 9 10, 10 ही आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से x नॉट का वैल्यू आ जाएगा 6, ठीक है, कर लीजिए। चले गया, कितने सिंपल सिंपल सवाल। अगला देखिए, कह रहा है कि ए ह्यूमन आई कैन डिस्टिंग्विश टू ऑब्जेक्ट और बाई 0.35 मीटर और viewed from a distance of 1.0 किलोमीटर, ठीक है। ऐसा कुछ एक ऑब्जर्वर है जो ह्यूमन आई को देख रहा है, सॉरी अपनी आंख से देख रहा है 1 किलोमीटर दूरी के ऊपर, ठीक है, जो कि दो पॉइंट हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं और जो कि कितने हैं 0.35 मीटर, ऐसा कुछ। कोण बराबर 4/3 लगा दीजिए, ठीक है, बस हो जाएगा। थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस हो जाएगा, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस,
तो थीटा बराबर हो जाएगा 0.35 और रेडियस आपका कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 हो गया। ठीक है, तो ये रेडियन में आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो आपका आया आंसर थीटा इक्वल टू 0.3 बार 035 और ये कितना आ जाएगा, रेडियन आ जाएगा ना यहाँ से। तो इसको क्या किसमें चेंज कर लो, थीटा बराबर पहले तो उसमें चेंज कर लो ना, रेडियन को डिग्री में। ठीक है, 180/पाई, ये अभी रेडियन में बदला है, सॉरी डिग्री में बदला है, डिग्री। ठीक, डिग्री कैसे लिखते हैं, मतलब इसमें हंसने वाली क्या बात है, डिग्री। ठीक है, तो अब सेकंड में पूछा है, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ठीक है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। गजब। ठीक है, इसका मतलब 1 डिग्री बराबर 3600 सेकंड। ठीक है, ये इसने सेकंड पूछा है, तो 3600 का क्या कर दो, भाग दे दो। 36 का भाग दे दोगे ना, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर 1 डिग्री बराबर मल्टीप्लाई कर दो, तो थीटा बराबर आ गया 0.0035 और 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू इंटू कितना हो गया 36। ये सेकंड में बदल जाएगा। ठीक है, इस तरीके का सवाल आपको, तो ये कितना आ जाएगा आंसर इसका, 72 आ जाएगा ना, 72.193। 72 कर लो ना, इंटीजर पूछा है, कुछ लोगों ने ध्यान दे दिया। हाँ, ठीक है, कर लो, नहीं समझ में आएगी। एंगल इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस तो कर ही सको। ये देखो, ये है आपके काम की बात। 180/पाई, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है। 1 मिनट वहां जल्दबाजी में कुछ भी नहीं रहता, इसलिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, ए रोड विथ प्रॉपर लेंथ 3 मीटर मूव अलोंग एक्स एक्सिस मैकिंग 30 डिग्री टू द एक्स एक्सिस स्पीड c/2 और लेंथ ड्यू टू लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा कुछ बोल रखा है। ये रोड है, इसकी प्रॉपर लेंथ कितनी है, 3 मीटर है, कुछ एंगल पे दे रखा है, मैकिंग एन एंगल 30 डिग्री, ये 30 डिग्री कुछ ऐसा दे रखा है। ठीक है, तो ये 3 cos 30 हो गया और ये क्या हो गया, 3 sin 30 हो गया, अरे हो जाएगा ना यहाँ से। और ये कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ पूछा है तो एल डेज कह दो। ठीक है, तो 3 cos 30 और √1 - c²/4 c², ऐसा कुछ। ठीक है, चेंज इन लेंथ पूछा है क्या आपसे। ठीक है, तो एल बराबर तो सही है अपना, एक तो निकाल लो पहले। ठीक है, तो यहाँ से एल डेज का वैल्यू कितना आ गया, 3 cos 30 कितना होता है, √3/2 और ये कितना आ जाएगा, c² से c² कट गया, √3/4 नहीं आएगा क्या? ओहो, डब्ल्यू अब की बात चिल्ला रही है। हाँ, 9/4 आएगा, 9/4 ही आएगा ना। देखिए यहाँ पर एल डेज का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 1.2.25, 4 दूनी 8, हाथ की 1, 10, यही है ना। और आपका क्या बोला है, चेंज इन लेंथ, एल भाई तो सिंपल हो जाएगा, तू रुक जा, 3 sin 30, तो 3 और कितना हो जाएगा 1/2, 3/2, तो L² बराबर कितना हो जाएगा, LX² + LY² का रूट हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा एल का वैल्यू, 2.70 आ जाएगा। ठीक है, और पहले कितना बोल रहा है, 3, तो चेंज कितना आ जाएगा, 0.30 नहीं आएगा, 0.30 चेंज आ जाएगा, तो 0.30 आंसर। समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, ये समझ तो आता है ना, जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसी में कॉन्ट्रैक्ट होगी, और एंगल पूछे तो
अरे भाई एंगल भी पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर एंगल पूछे तो कैसे करोगे, हैं? देखिए अरे एंगल पूछोगे तो कैसे करोगे, तो बोल ही नहीं रहा। हाँ शाबाश। टेन थीटा बराबर टेन थीटा डेज बराबर एल वाई अपॉन एल एक्स कर दिया करो। ये वाला जो नया आया है ना वो वाला, ये देखो एल एक्स डेस है, एल एक्स डेस कर दो, एल एक्स डेस और एल बाई डेस, ये ध्यान कर लेना, एंगल नहीं आते आपको, ठीक है। तो ये देखिए एल वाई का ये वाला वैल्यू पुट कर दीजिए और ये वाला वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, ये आ जाएगा एंगल टेन थीटा डेज। और कई बार ऐसे भी पूछ लेता है थीटा डेज बड़ा आएगा या छोटा आएगा, तो वो उसी से पता चलेगा, टेन थीटा डेज और टेन थीटा यहाँ से आ जाएगा, ये 30 दे रखा है वो, तो नया एंगल देख लेना, ठीक है। अरे समझ में आ गया क्या, ये कर लेना, आएगा आपकी बार। ये देखिए सवाल ऐसा है, इस तरीके से दिखा दिया करो, ये जो पूरा का पूरा अपरेटस है ना, ये जो लेंथ है, ये पूरा का पूरा c/2 से जा रहा है, पूरा का पूरा क्या जा रहा है, c/2 से जा रहा है, ऐसे बोल रखा है सवाल को, ठीक है। ध्यान से पढ़ो सवाल को, कह रहा है ए रोड विथ ए प्रॉपर लेंथ 3 मीटर मूव अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जा रही है रोड, ऐसी की ऐसी, और सीधी जा रही है अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसा सवाल है, c/2 नहीं करते, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, ये देखिए कंसीडर ए बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट और समथिंग कुछ। देखिए अपने फेमस सवाल हैं, आंसर हैं ये, और आपको बहुत बार पढ़ाया है, हाइड्रोजन एटम का नाम लेते ही टूट पड़ा करो, वी एन बराबर अल्फा सी जेड अपॉन एन, सॉरी, ठीक है, अल्फा सी जेड अपॉन एन, ऐसा ही होता है ना। और वी एन बराबर अल्फा का वैल्यू पूछा गया, क्या पूछा है, हाँ अल्फा होता है 1/137, और ये होता है 3.8 मीटर पर सेकेंड, एन बराबर 2 के लिए हाइड्रोजन एटम 1, तो एन 1/2, ऐसा ही कुछ पूछा है ना, ठीक है, बस आ गया आंसर। या तो ऐसे कर देते, और या अगर कुछ ज्यादा अगर पंगा है, ठीक है, तो ऐसे कर दो, v बराबर 2.2 इंटू 10⁶ और जेड अपॉन एन मीटर पर सेकंड होता है, ये ज्यादा सही है, क्योंकि आपके कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। हो गया सवाल, देखिए तो यहाँ पर आंसर आएगा 1.1 इंटू 10⁶, ठीक है, हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला, ये फिर से सवालों की कैटेगरी में नहीं है सवाल, वो सिंपल पेपर आया है 2022 का, तो देखिए XY प्लेन दे रखा है ना, तो कर्ल ऑफ एफ कर लो, कर्ल ऑफ एफ सरफेस इंटीग्रल डॉट ds, और इसका अगर आप कर्ल ऑफ एफ करते हो तो कर्ल ऑफ एफ कितना है इसका, एक मिनट मैं ही देख लेता हूँ, आप पे क्या भरोसा करें। कर्ल ऑफ एफ का वैल्यू आया 3ik माइनस जे के प्लस 2kk, 3ik माइनस 2jk, 3ik माइनस jk प्लस 2kk। अब यहाँ पर देखो सवाल को करने की ज्यादा जरूरत है नहीं वैसे, यहाँ पर देखिए दे रखा है XY प्लेन, आपको क्या दे रखा है बच्चों, XY प्लेन दे रखा है, तो XY प्लेन का मतलब ये 100% हो गया, प्लेन की जो भी डायरेक्शन आएगी ना एरिया की डायरेक्शन, वो के डायरेक्शन में आएगी, ठीक है, के डायरेक्शन में, तो ये आ गया दो, दो इंटू एरिया, दो इंटू एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो दो इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, आर क्या दे रखा है, यूनिट वेक्टर, सेंटर एट ओरिजिन नहीं, यूनिट वेक्टर, 2 पाई, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई 2 आ जाएगा, सीधा ही कर दिया करो ऐसे सवालों को, तो कर देते हैं हम तो। ये देखिए एक सवाल है कि कंसीडर ए पीएन जंक्शन द, हो जाएगा कि क्या कह रहा है, कंसीडर ए पीएन जंक्शन एट टेम्परेचर टी समथिंग saturation current density at reverse bias is, रिवर्स बायस पे इतना दे रखा है, फॉर दिस डिवाइस ए करंट डेंसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिलीज फ्रॉम द फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो अब देखो सिंपल आप फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, जे बराबर आई अपॉन ए होता है,
तो आई नॉट अपॉन ए और एक्सपोनेंशियल माइनस क्यू और वी जे अपॉन के टी और सॉरी प्लस -1, ऐसा कुछ होता है। ये जे बराबर जे नॉट हो गया एक तरीके से, जे बराबर जो जे नॉट एक्स और क्यू एक तो फॉरवर्ड बायस में पूछ रखा है, और फॉरवर्ड बायस में इसका वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 10 दे रखा है, तो 10 बराबर ले लेता हूँ, इक्वल टू दे रखा है ना 10 माइक्रो एम्पियर पर सेमी स्क्वायर। एक तो आपको ये दे रखा है, रिवर्स बायस में इसको -20 कह रखा है, -20 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, और ये आ जाएगा क्यू बी रिवर्स बायस डिवाइडेड बाय के टी हो जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा ना। एक मिनट, हाँ रिवर्स बायस के अंदर वोल्टेज की पोलैरिटी भी चेंज कर दो आप, -1, ये कह रहे हो क्या, ऐसा ही ना। ये 10 दे रखा है, सॉरी भाई, और ये 10 दे रखा है, ये आपका 10 दे रखा है, ये इक्वल टू -20 दे रखा है, यही है ना। रिवर्स बायस में कितना दे रखा है, -20 ही तो दे रखा है। रिवर्स saturation current density at reverse bias is -20 microampere per semi square, सही तो है। और ये करंट डेंसिटी ऑफ द मैग्नीट्यूड 10 माइक्रोएम्पियर पर सेमी स्क्वायर, और ए पीएन जंक्शन यहाँ पर देखो ये आपको दे रखे हैं, सेचुरेशन करंट डेंसिटी एट ए रिवर्स बायस इज, रिवर्स बायस के अंदर इतना दे रखा है, फॉर दिस करंट डेंसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड इतना दे रखा है फॉरवर्ड बायस, ठीक है। द सेम मैग्नीट्यूड करंट डेंसिटी कैन ऑल्सो रियलाइज ऑन द रिवर्स बायस वोल्टेज, ये 10 10 दे रखा है, और ये क्या दे रखा है 20 और -20 दे रखा है। अब एक चीज का और ध्यान रखना, यहाँ पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी है, अगर आप देखोगे तो देखिए, अगर रिवर्स बायस जो है ना इक्वल टू 20 जो माइक्रो एम्पियर पर सेमी स्क्वायर जो दे रखा है ना आपको, ठीक है, ये कभी भी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के लिए हमेशा सेम रहता है। रिवर्स बायस के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, जब तक डोपिंग के अंदर कोई चेंजेस नहीं आता, जब तक कोई डोपिंग के बढ़ाते या घटाते नहीं है, तब तक ये सेचुरेशन जो करंट है ना उसका वैल्यू सेम भी होता है, ये भी ध्यान रखना। अब की बार ऐसा सवाल भी बन सकता है कि क्या ये चेंज हो जाएगा क्या, तो जब तक डोपिंग चेंज नहीं करते हैं ना तब तक ये चेंज नहीं होता है सेचुरेशन करंट, ठीक है, और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर देखिए एक बात तो यही होगी, तो 10 इक्वल टू ये समथिंग कुछ आंसर आ गया, ठीक है, आ जाएगा। अब तो अब देखो यहाँ पर दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस के अंदर है, बी फॉरवर्ड है ना, और ये रिवर्स बायस के अंदर है, ठीक है, तो यहाँ से आप पहले -1 सॉरी, ठीक है, तो ये आ गया 3/2, 3/2 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल क्यू वी फॉरवर्ड बायस अपॉन के टी, 3/2 नहीं आएगा के है, ये सर तो क्लियर बोल दिया करो। हाँ दूसरा देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1/2, तो 1/2, 1/2 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल क्यू वी रिवर्स बायस अपॉन के टी, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब कई लोगों ने बड़ा बड़ा कर रखा है ना, बड़ा बड़ा करने की जरूरत है नहीं वैसे इस सवाल को, ठीक है, बिखेर देते हैं सवाल को। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एल में बदल लो इसको, एल 3/2 इक्वल टू क्यू वी फॉरवर्ड बायस अपॉन के टी, और एल 1/2 माइनस कहाँ गया रे, माइनस क्लियर हो गया, ठीक है, तो क्यू वी रिवर्स बायस अपॉन के टी, ये कट जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछा है आपसे, वी एफ अपॉन वी आर, तो वी एफ अपॉन वी आर, वी एफ अपॉन वी आर इक्वल टू एल एन 3/2 और अपॉन एल एन 1/2 का आप वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया कि मेरी बात को, या तो आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, 3/2 और माइनस एल एन, नहीं 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 सॉरी, हाँ ठीक है, एल एन 3/2 का वैल्यू देख लो कितना है, और एल एन 1/2 का वैल्यू देख लो कितना है, ठीक है, तो 0.58 आंसर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड देखना है इसका, आ जाएगा ना। अब यहाँ पर एक चीज तो ये देख लेना, एक ये देख लेना कि टी अपॉन क्यू का वैल्यू अगर कभी आ जाए ना तो 26 मिलीवोल्ट होता है, ये ध्यान रख लेना एट रूम टेम्परेचर, ये आपको करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की कैलकुलेशन अगर कहीं फंसा दोगे तो सवाल फंस जाएगा, ठीक है। के टी अपॉन क्यू का वैल्यू
26 मिली वोल्ट होता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, वैसे यहाँ पर कंपैरिजन करके, और देखो इस तरीके की बड़ी कैलकुलेशन कर रखी है कुछ लोगों ने, ये बड़ी कैलकुलेशन की जरूरत है नहीं। समझ में आ गया? थोड़ी कैलकुलेशन को भी सुधारो, जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना वो वैसे सही कैलकुलेशन नहीं है आपकी। इस तरीके से होते हैं सवाल। ठीक है, देखिए एक चीज का ये ध्यान रखना, एक टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी पूछते हैं लोग। ठीक है, तो आपको तो जानते हो वैसे तो सेचुरेशन करंट की जानते हो ना, आई नॉट एट T2 टेम्परेचर इक्वल टू 10 की पावर होता है क्या, सॉरी 2 की पावर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 10, और आई नॉट फंक्शन ऑफ T1। ये देखिए टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर डबल हो जाएगा, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगी, सेचुरेशन करंट। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ ध्यान रखना है। और सेचुरेशन करंट कभी भी क्या नहीं होती है, जब तक चेंज नहीं होती है, जब तक डोपिंग को चेंज नहीं किया जाए। ऐसे बोलेगा, अब जैसे यहाँ पर आपको वैसे इसने रिवर्स सेचुरेशन करंट डेंसिटी दिया, लेकिन आपको किसने कहा ये बात कि है ना इसके अंदर भी 20 है, आई नोट का वैल्यू 20, ये किसने कहा आपको, ये वाला किसने कहा आपको ये 20 है? सेम तो ये दे रखा है, द सेम मैग्नीट्यूड करंट डेंसिटी कैन आल्सो बी रियलाइज्ड विद द रिवर्स बायस। ये दे रखा है रिवर्स बायस के लिए, जैसे ये दे रखा है डेंसिटी और मैग्नीट्यूड इतना ही, इसके लिए इतना ही है। जे तो ठीक है, आई तो 10-10 सेम दे दिया, आई नोट को आपने सेम कैसे मान लिया? तो यही कॉन्सेप्ट लगा है यहाँ पर कि है ना आई नोट का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है जब तक आप डोपिंग चेंज नहीं करोगे तब तक। ठीक है, तो डोपिंग का कहीं पर भी इसने चेंज नहीं करवाया था, इसलिए सेम है। ठीक है, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, कर लीजिए, कर लो। देखिए ये लड़का ऐसे कह रहा है कि भाई कि सर आपने ये सेम क्यों ले लिया, भाई ये बता रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए करंट डेंसिटी फिर भी मैग्नीट्यूड बराबर है, मैग्नीट्यूड का बराबर रह सकता है, डायरेक्शन चेंज करवाया इसने। इसका मतलब आई बराबर माइनस आई नोट से सवाल नहीं करवा रहा, सवाल यहाँ पर देख रहे हो भाई, मैग्नीट्यूड सेम कैसे रह सकता है, आप बताओ तो शुरू एक बार है। देखिए ये देखिए लाइन देखिए, एंड ए करंट डेंसिटी ऑफ ए मैग्नीट्यूड समथिंग रियलाइज्ड विद ए फॉरवर्ड बायस एंड सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी कैन आल्सो बी रियलाइज्ड विद ए रिवर्स बायस वोल्टेज। ये सिंपल बोल रहा है, इसका मतलब सिर्फ डायरेक्शन चेंज करनी है आपको, अदरवाइज तो मैग्नीट्यूड के अंदर बड़ा चेंजेस आता है। समझ में आ गया मेरी बात को? तो हो गया सवाल। ये थोड़ी दो तीन बातें ध्यान रख लो ऐसे इस तरीके की, इसके अंदर 2-3 कॉन्सेप्ट हैं। अरे बोलो समझ में आया क्या? अरे लिख लिया करो। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, कंसीडर द कंसीडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन समथिंग, कुछ ऐसा दे रखा है आपको। ये तो सिंपल सवाल है वैसे भी। ठीक है, तो आपका ये इसका रूट निकाल लीजिए। रूट क्या आ जाएगा इसका, m इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लीजिए, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस m इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके रूट आ जाएंगे m इक्वल टू, ठीक है, माइनस प्लस माइनस आएगा, ऐसा कुछ आ जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y बराबर e⁻²x, कॉमन ले लिया तो आपका आ गया c1 cos x और प्लस है c2 sin x, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन पुट करा दीजिए, अब यहाँ पर क्या करवा दीजिए, बाउंड्री कंडीशन पुट करवा दो। ठीक है, तो पहला क्या बोल रहा है कि 0 के ऊपर 0 है, 0 के ऊपर अगर ये 0 किया, ये 0 आया, ये c1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, c1 का वैल्यू 0 आ जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर y डैश, इसका डेरिवेटिव और ले लो, y डैश 0 के ऊपर क्या बोल रहा है, y डैश 0 के ऊपर 1 बोल रहा है, तो यहाँ से c2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, c2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया y बराबर e⁻²x इंटू साइन एक्स आ गया यहाँ से। अब ये यहाँ पर कह रहा है x इक्वल टू π/2 के ऊपर पूछ रहा है, तो y एट π/2 के ऊपर जो आपका आंसर आया वो आ जाएगा 1/e⁻π, 1/e⁻π इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.04। बताओ समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, ये और कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, a box contain two different ideal monoatomic gas equilibrium, both cases are present in equal the atomic masses for the if the RMS speed of the gas, ऐसा कुछ बोला है। ठीक है, तो VRMS का वैल्यू कितना है, VRMS का वैल्यू कितना होता है 3 kT/m,
रूट ऑफ, आराम से याद रख लोगे। तो इसने क्या बोला है, आइडियल मोनो 1 and 2 आर इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर, बोथ गैसेज आर प्रेजेंट इन इक्वल रेशियो के अंदर हैं, और द एटॉमिक मासेज फॉर समथिंग कुछ ऐसा बोल, आरएमएस स्पीड ऑफ सेलेक्टेड एट रैंडम, तो ऐसा कुछ बोला है। तो वी आरएमएस को क्या लिख दूं, वी आरएमएस को ऐसे भी लिख सकता हूँ, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 भी तो लिख सकता हूँ ऐसे। अरे बोलो भाई, कोई बोल ही नहीं रहा। ठीक है, तो वी आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वी आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू V1 का वैल्यू पुट कर दो, कितना है 3 kT/m, 1/2 3 kT/m और प्लस 3 kT/m का रूट 2m, 1/2 तो लिखा है, अच्छा इसका 2m है। ठीक है, ये समथिंग कुछ ऐसा आ गया, या ये काम और भी कर सकते थे, अक्स बराबर kBT/m है। इसका मतलब ये हो गया कि सिंपल एक तरीके से क्या पूछा है आपसे, ठीक है, लो ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते, ठीक है, ऊर्जा के सम विभाजन का सिद्धांत लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिक्कत था 3 kT/m, 3 kT/m तो है ही, एक का मास कितना दे रखा है 2m दे रखा है, और गैस वैसे भी क्या होती है, ठीक है, मोनोएटॉमिक जो गैसेज होती है ना वो क्या होती है 3D होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, इस तरीके का सवाल है ये। ठीक है, तो वी आर एम एस स्क्वायर बराबर ये, तो अब आ गया आंसर। ठीक है, तो 1.5 और kT/m, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब बोलो क्या था, क्या डाउट है, क्या डाउट है। ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते थे, हाँ ये ठीक है भाई, एवरेज लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, वी आर एम एस बराबर क्या होता है, रूट ऑफ वी स्क्वायर का रूट होता है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये एवरेज ले लिया, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का रूट ले लिया, V1 और V2 की जगह वैल्यू पुट कर दिया, एक तरीका तो ये। और दूसरा तरीका ये भी है कि वी आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू आप ये ले लीजिए अक्स इंटू, देखिए 3/2 kT/m और प्लस 3/2 और kT/2m और का अंडर। ठीक है, तो यहाँ से अक्स का वैल्यू अपने आप ही आ जाए, मैंने लो ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी लगाया है। ठीक है, वैसे भी ये क्या है, देखो ए बॉक्स कंटेन ए मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, तो आइडियल मोनोएटॉमिक गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी वैसे भी कितना होता है, 0 होता है, समझ में आ गया, होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी 0, तो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड एनर्जी लिख दो, और गैस जो फ्री पार्टिकल होता है वो 3D होता है, ये वैसे भी कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो ये ठीक है, अगर kT/m का इस तरीके से आया, अगर कोई कंफ्यूजन हो जाए तो ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बोलो, ये गलत है, ये सही नहीं है। यहाँ पर देखिए आपने क्या लिया, यहाँ पर देखिए ये सही है, ये तो सही है ना, अरे ये सही है, देखिए ये देखिए थोड़ा सा टिपिकल है, V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लिया आपने, और फिर से आपने क्या रख दिया इसके अंदर, ठीक है, आरएमएस वैल्यू वापस से रख दिया। ठीक है, इसका मतलब तो ये कहीं ना कहीं बनाया है आपने सवाल को। ठीक है, तो मैं तो ऐसे कहता हूँ कि अब कैसे पता चलेगा आपको कि है ना ये वैल्यू है, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ लो जैसे kT/m आए ना, तो आप समझ जाया करो लो की पार्टीशन ऑफ एनर्जी का सवाल है ये, बस। प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड एनर्जी कितनी होगी, हाफ kT होगी। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3 3 ऐसा कुछ, समझ में आ गया यहाँ पर, तो ऐसे कर लो, ये ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पर क्या किया आपने, यहाँ पर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है, यहाँ पर वापस से आपने आरएमएस वैल्यू रख दी है, क्या कह रहे हो, आंसर तो आ जाएगा, किससे नहीं यार, दोनों तो है तो चीज एक ही, ठीक है ना, आंसर तो आ जाएगा, आंसर की कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, ये हॉट बॉडी
with a constant heat capacity 800 joule per Kelvin at temperature 925 Kelvin is dropped gently into a vessel containing 1 kg of water at temperature 300 Kelvin and the combined system is allowed to reach equilibrium. ये इस तरीके का सवाल दे रखा है। तो आपको कंबाइंड सिस्टम पूछा है, पहले तो TF निकाल लीजिए, फाइनल टेम्परेचर। तो देखो TF बराबर इक्वल टू M1C1T1 प्लस M2C2T2 डिवाइडेड बाई M1C1 और प्लस M2T2। थर्मो के तो सवाल गलती करके आओगे ना, तो यहां से जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये 400 आ जाएगा। क्या हुआ? देखिए ऐसे मत कीजिए इसको, अब ये कर लेना जिन लोगों से नहीं हुआ है। डाउट लगा रखा है ना, 300 केल्विन पे वाटर है क्या? वाटर पेपर 373 केल्विन पे। और 225 क्या है? देखिए सॉरी, ये है हॉट बॉडी एट ए कांस्टेंट हीट कैपेसिटी। ये हॉट बॉडी विथ कांस्टेंट हीट कैपेसिटी 800 जूल पर केल्विन एट टेम्परेचर 925 केल्विन is dropped gently into a vessel containing water at 300 Kelvin and the combined system is allowed to reach equilibrium। ठीक है, एक हॉट बॉडी है, उसके बाद में वेपर में बदला गए। पहले आगे सवाल करते हैं। लिखिए कंसीडर इलेक्ट्रॉन विथ ये सवाल देखिए आप, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन विथ मास एंड एनर्जी E moving along the x-axis or a potential step, the reflection coefficient at the barrier is, आपको देखो सब कुछ वैल्यू दे रखा है वैसे तो, ठीक है। P1 माइनस P2 आपको कुछ वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो आपको पता है इसी वैल्यू के अंदर ही पुट कर दो आप तो, ठीक है। पोटेंशियल स्टेप के लिए E ग्रेटर देन V का केस दिया हुआ है, तो E बराबर क्या होता है 2me, तो कट जाएगा। देखिए R बराबर एक तो हो जाएगा 1 माइनस K का वैल्यू यहाँ पर कितना है, देखो P1 का वैल्यू यहाँ पर देखिए ये 0 पोटेंशियल एनर्जी के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर K का जो वैल्यू आएगा, या श्रोडिंगर इक्वेशन लिख लो चाहे आप, d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साई लिखते हैं अपन, इक्वल टू 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 है, k स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी 0 है ना, E माइनस वी नॉट 2m अपॉन एच कट स्क्वायर और इंटू साई इक्वल टू 0, यहाँ से ऐसा कुछ इक्वेशन होती है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आपका अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया तो एक k ले लेता हूँ P1 वाले की जगह, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये P1 बराबर एच कट स्क्वायर k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m है, ठीक है। तो k आ जाएगा एक तरीके से 2me रूट ऑफ का होल स्क्वायर समथिंग कुछ ऐसा, ठीक है। तो एक P1 की टर्म और एक P2 की टर्म है यहाँ पर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ R इक्वल टू 2me, R इक्वल टू 2me रूट ऑफ माइनस 2m E माइनस V आपको दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी का रूट, बाकी तो कुछ कट जाएगा आपस में, E माइनस और प्लस 2m E माइनस V, ऐसा कुछ आ जाएगा, यही आएगा ना, का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से अब आपका आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 2 V नॉट बाई,
तो वी नॉट बाई टू ई, सॉरी, वी नॉट बाई टू ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 माइनस टू, सॉरी, वी नॉट बाई टू ई, ऐसा कुछ आ जाएगा, का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखो, कंसीडर एट द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट द बैरियर आर इज, इफ द लिमिट ई ग्रेटर देन यूनिट P2 इज द मोमेंटम इन द रीजन P1, आपको दे रखा है रीजन फर्स्ट, पोटेंशियल 2 के अंदर आपको ई हाफ दे रखा है क्या? पोटेंशियल कितना है? एक मिनट, अच्छा, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया है, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया है, इसको आप सोल्व कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन है, इसलिए 1/2 का फैक्टर आया है, मैं यही देख रहा था। ठीक है, इक्वल टू 1/2 और वी नॉट बाई ई, और 2 माइनस 1/2 और वी नॉट बाई ई और का मोड स्क्वायर, ऐसा ही कुछ होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, एन का वैल्यू पूछा है क्या? ई ग्रेटर देन वी नॉट, अच्छा, एन ये नीचे वाला नंबर पूछा है, यू नॉट स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा ये, एन का वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू 1/2 वी नॉट बाई ई, और ई ग्रेटर देन, ये टर्म हटा दो आप चाहे, ये टर्म जीरो ले लो, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर है क्या, इक्वल टू, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, एन का वैल्यू 16, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, थोड़ा आ गया ना, इंटू ई, तो एन का वैल्यू आ गया 16। ठीक है, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर से सवाल था। देखिए, इस तरीके का एक सवाल और है कि एक करंट डेंसिटी फॉर ए फ्लूइड फ्लो इज गिवन बाय समथिंग एट टाइम टी इक्वल टू दैट डेंसिटी रो दे रखा है, द मास डेंसिटी रो एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। ये आपको बिना मतलब कोई कंफ्यूज करने के लिए सवाल दे रखा है, वैसे कोई ज्यादा सवाल में दम है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आप कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दीजिए पहले तो। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू माइनस डेल रो अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, डाइवर्जेंस ऑफ जे निकालना है, और वो भी ओनली एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसका मतलब डेल बाई डेल्टा एक्स निकालना है इसका। ठीक है, जे एक्स, ऐसा ही कुछ कर दूं ना सिंपली, डेल जे एक्स अपॉन कितना कर दूं, डेल एक्स निकाल दूं, निकालूं क्या, यही तो निकालना होगा। ठीक है, तो 8 ET तो ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा 1 + x² + y² + z² का होल स्क्वायर, माइनस भी तो आएगा, -1 स्क्वायर, और ये 2x, ऐसा कुछ। ओनली आपको एक्स कंपोनेंट निकाल लीजिए, आपको दे रखा है रो एक्स वाई जेड, और 0 के ऊपर आपको 1 दे रखा है वैल्यू, यहाँ से आपको 1 दे रखा है, तो 1 इक्वल टू आ जाएगा आपको 1 इक्वल टू 16 ई की पावर टी, 0 होगा, माइनस -16 डिवाइडेड बाई रो एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 दे रखा है ना, 1 दे रखा है। अब देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन से यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हो गया, इक्वल टू रो अगर निकालना है, रो इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, 0 बराबर माइनस, इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करोगे तो ये माइनस आया ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होगा कि नहीं होगा, इंटीग्रेट कर दो, टी के रेस्पेक्ट में करना है, कोई ज्यादा है नहीं, 8 ई की पावर टी एक्स, सॉरी सॉरी 16 ई की पावर टी डिवाइडेड बाई 1 +
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ है। और ये आपको 1 दे रखा है, t इक्वल टू 0 के ऊपर 1 बराबर 16 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 प्लस, ये आपको दे रखा है। अब कह रहा है कि 1 1 पे निकालो वैल्यू, 1 1 1 पे निकालो, तो रो इज ए फंक्शन ऑफ 1 1 1 और 1 पे निकालेंगे तो ये आ जाएगा 16 e की पावर 1 डिवाइडेड बाई समथिंग कुछ 1 प्लस 1 प्लस प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 16 e की पावर 1 डिवाइडेड बाई 4 हो गए क्या 16 e की पावर 1 आ गया, कितना आ गया e की पावर 1, तो 2.71, 2.7, ठीक है, सही है ना। एक ये प्लस C1 आएगा भाई, सॉरी प्लस C1, और यहां से अगर आप करोगे तो C1 का वैल्यू 0 आ जाएगा, ऐसे ही ना। देखिए तो फ्रॉम द कंटिन्यूटी इक्वेशन डाइवर्जेंस ऑफ J, तो डेल रो अपॉन इसका वैल्यू आ गया, यहाँ पर रख दीजिए -16 e की पावर t डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस डेल रो अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 0, ये आया वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से डेल रो अपॉन डेल्टा टी का वैल्यू, रो का वैल्यू आ जाएगा यहाँ, रो बराबर आ जाएगा -16 e की पावर t डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, रो का वैल्यू ये आ गया, यहाँ से ये है ना, और प्लस कितना आ जाएगा C1, ऐसा कुछ। तो अब ये कंडीशन काम में आएगी जो आपको दे रखा है, रो एक्स वाई जेड, रो एक्स वाई जेड और t बराबर 0, t बराबर 0 के ऊपर 1 दे रखा है, तो 1 इक्वल टू आ जाएगा -16 e की पावर 0 डिवाइडेड बाई ये कितना आया 1 डिवाइडेड बाई 16 ये आ गया ये, और प्लस C1, तो C1 का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो C1 का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो अब आ जाएगा आपका, रो आपको 1 1 1 पे पूछा है, ठीक है, तो रो 1 1 1 1 1 के ऊपर आ जाएगा -16 और ये e की पावर 0 हो ही जाएगा 1, सॉरी e की पावर 1 डिवाइडेड बाई, ये प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस आएगा, ठीक है, प्लस 16 और ये आ जाएगा 16, तो रो का वैल्यू आ गया e की पावर 1, तो 2.7 ऐसे होगा इस बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है कि वर्क डन इन मूविंग ए माइक्रो 5 माइक्रो कूलम चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दिया हुआ है और वर्क डन पूछा है आपसे, तो वर्क डन W बराबर F डॉट डी या इंटीग्रेशन, यहाँ से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही सवाल है ये, तो आर केप इंटू थीटा केप हो जाएगा यहाँ से, तो आपको F बराबर क्यू ई, F बराबर क्यू ई ना, तो F बराबर क्यू रख दीजिए, ई रख दीजिए, ई का अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मैं सीधा कर रहा हूँ 8r साइन थीटा इंटू डी आर और प्लस 4r इंटू कोस थीटा और डी थीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा। क्यू का वैल्यू आपको ये वैल्यू दे रखा है यहाँ पर, तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, इसके अंदर आर तो फिक्स है आपका, आर क्या है यहाँ पर फिक्स है, ठीक है, आर यहाँ पर फिक्स है, आप देख सकते हो, तो डी आर बराबर 0 आ जाएगा, डी आर यहीं डायरेक्ट ही 0 कर दो आप, तो डब्ल्यू बराबर ही आ जाएगा क्यू फॉर क्यू आर और ये आ जाएगा साइन थीटा क्या होता है कोस थीटा का, साइन थीटा माइनस होता है प्लस होता है, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा साइन थीटा, थीटा यहाँ पर कितना है π/2 से π/6 से π/6 से π/2,
माइनस होता है क्या? यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना कब से, तो मैं तो कब से बोल रहा हूँ, बता दो यार। 5/6, 2 पाई बाई 4r² आएगा क्या? डी आर के प्लस आर डी थीटा थीटा के डी आई बराबर, ठीक है, समथिंग। तो यहाँ पर r² आएगा, दूसरे वाले में क्या 4r², तो 4q r² हो जाएगा। ठीक है, तो W बराबर -4q का हो जाएगा 5 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम है क्या? 5 माइक्रोकुलाम 10⁻⁻6 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। और R का वैल्यू कितना है? 20, तो 10 है। और ये कितना आ जाएगा? cos π/2 माइनस cos π/6, ऐसा ही आएगा ना, ये आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो ये आप कर लेना, 10⁻³ आएगा। 10 पर कितना आएगा? -3 आएगा। ठीक है, तो 1 मिली जूल। अब देखो यहाँ पर, ठीक है ना, कर लोगे? ये देखिए, ए पाइप ऑफ वन लेंथ, सॉरी, a pipe of 1 meter length is closed at the one end and the air column is pipe resonates its fundamental frequency। ठीक है, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए कितना हो जाएगा आपका? फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी होता है F बराबर NV/4L, ये याद कर लेना भाई। ठीक है, और ओपन ऑर्गन पाइप के लिए क्या होता है? ओपन ऑर्गन पाइप के लिए कितना होता है? F बराबर V/NV/2L। बस यहाँ से हो जाएगा। F का वैल्यू आपको दे ही रखा है, तो वेलोसिटी की स्मॉल n का वैल्यू कितना हो जाएगा? स्मॉल n का वैल्यू 4FL/v हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कर लो बस, n बराबर 5 आ जाएगा यहाँ से आंसर। आप ये वैल्यू पुट करोगे, F बराबर 400 हर्ट्ज, 400 हर्ट्ज, और L बराबर 1 मीटर, और आपका वेलोसिटी 320 मीटर पर सेकंड। हो गया ना? ये ध्यान रख लेना, ये ओपन आर्गन पाइप के लिए देख लेना, क्लोज के लिए भी देख लेना। अगला सवाल, द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए क्रिस्टल इज समथिंग, कुछ साइन थीटा सी बराबर, ये तो सिंपल है, साइन 30 डिग्री बराबर, साइन 30 डिग्री बराबर 1/μ, यहाँ से। ठीक है, और इक्वल टू ये 1/tan θ b भी होता है, ब्रूस्टर एंगल। ठीक है, तो 1/2 इक्वल टू 1/tan θ b, 1/tan θ b। तो यहाँ से थीटा बी बराबर आ जाएगा tan−1 इक्वल टू आंसर आ जाएगा आपका 63 डिग्री, 63 डिग्री, ये आ जाए। ठीक है, ब्रूस्टर एंगल थोड़ा सा देख लीजिए क्या हुआ। अगला क्वेश्चन, ये देखिए, इन LCR सीरीज सर्किट इन नॉन इंडक्टिव रेजिस्टर ऑफ 150 ओम आपको दे रखा है, ये कॉइल ऑफ 0.2 हेनरी इंडक्टेंस ऐसा कुछ दे रखा है, पावर डिलीवर पूछा है, पावर लॉस पूछा है, तो ये भी हो जाएगा। P बराबर I²R कर दीजिए, I बराबर V/R होता है, तो P बराबर हो जाएगा V²/R कर दीजिए। यहाँ पर R इक्वलेंट बराबर हो जाएगा R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ से R इक्वलेंट आ जाएगा 162, 162 अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो ओम आ जाएगा। और तो पावर इक्वल टू 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162, तो ये आ जाएगा 298.7 वाट। एक तो ये हो जाएगा, अक्स सी का वैल्यू निकाल ही लोगे, ओमेगा का वैल्यू निकल ही जाएगा यहाँ से, अक्स एल बराबर ओमेगा एल से निकल जाएगा।
अक्स सी बराबर 1/ओमेगा c से निकल जाएगा। यहाँ पर एक्सएल और एक्स सी का वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। मैंने निकाला हुआ था इसलिए वैल्यू सीधा पुट किया है यहाँ पर। ओमेगा पाई आ जाएगा 100 पाई, ये देख लीजिए। अगला सवाल देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये सिंपल तरीके से कीजिए, नो डाउट डी वी वही आते हैं, ठीक है। देखो ये आपका ऐसे मान लीजिए 1 मिनट, जिन लोगों को लेट हो रहा है उनके लिए 1 मिनट है ये देखिए स्मॉल आर का मान लो और ये कैपिटल आर का मान लिया, ठीक है। यहाँ डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है और चार्ज क्यू सेंटर पे दे रखा है, ठीक है। तो आपको पता ही है, वैसे स्पीयर की वजह से ही निकाल लो आप। ई इनसाइड होता है के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर होता है, सॉरी के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब होता है, ठीक है। अंदर के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब होता है, ठीक है। और ई आउटसाइड जो होता है, ई आउटसाइड जो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर करूं, स्मॉल आर स्क्वायर कर दिया, ठीक है, ठीक है। ये आर मत मानो फिर, बाहर कोई भी पॉइंट के ऊपर अपन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब आपको बताइए यहाँ जो के का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा, मतलब यहाँ पर। और इस जगह के का वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा ये। अब ये आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू डी टाउ होता है, और एक का, ठीक है। ये 0 टू कहाँ तक आ जाएगा, कैपिटल आर तक, अंदर वाला, ठीक है, इंटीग्रेट हो जाएगा। और बाहर वाला क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट और आर से इनफाइनाइट हो जाएगा, ई स्क्वायर बाहर वाला रख दो। अब डी टाउ का वैल्यू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई रख दो या तो, और या 4 पाई आर स्क्वायर रख दो, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू डी आर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर कर देते सीधा, तो यहाँ से रेशियो निकल जाएगा आपका। सिंपल सवाल है ये, कर लोगे। एक आर से इनफाइनाइट करना है और एक क्या करना है, ठीक है। समझे हो कि नहीं समझे हो, ये इतनी ही बात बोली है, ठीक है। कोई डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, अच्छा ये इस तरीके से रखा हुआ है, सॉरी ये स्मॉल क्यू चार्ज है, अंदर डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है पूरे में, ये क्यू है, ये कैपिटल आर रेडियस है, और उसने बाहर और अंदर पूछा है, इस तरीके से सवाल है, सॉरी भाई, ठीक है। तो अब आपका आ जाएगा W1/W2। ये अच्छा सवाल है, आपको डाइलेक्ट्रिक का सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ये वाला चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली थी बस, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो। और अब आपका जो W1/W2 आया, या U इनसाइड अपॉन U जो आउटसाइड आया, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। डायरेक्ट कर सकते हो, इतना बड़ा मत करो सवालों को, नहीं आपसे होंगे नहीं, सिंपल सिंपल तरीके सीखो, कर लो ये।